कल पढ़ा था गवर्नेंस फ्रॉम इंडियन स्क्रिप्चर्स। एक बार फटाफट क्विक रिवीजन कर लेते हैं ताकि रिकॉल आ जाए। पढ़ा है घर पे कल? चलो गुड। हमने पढ़ा सबसे पहले इन लोग ने दो एपिक, जो हमारे ग्रेटेस्ट सेक्शन के एपिक्स है, रामायण और महाभारत, ठीक है। उसके बाद उसी के अंदर आता है भगवत गीता और विदुर नीति, ठीक है। दो मेन कौन कौन से हैं? रामायण और महाभारत। उसी के अंदर कौन से आते हैं? भगवत गीता और विदुर नीति। जब हम कह रहे हैं कि रामायण ने 5 आपको कुछ ऐसे रेलेवेंट प्रिंसिपल्स बताए थे जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, वो 5 कौन से हैं? नो नो अप्स एंड डाउन्स और रिच एंड पुअर के बीच में कोई डिफरेंस नहीं। दूसरा, प्रिंसिपल ऑफ लव एंड ट्रस्ट। तीसरा, कमिटमेंट टू ड्यूटी। उसके बाद प्रमोशन ऑफ एजुकेशन, और लास्ट प्रमोशन ऑफ गुड हेल्थ। विदुर नीति ने क्या बताया था? स्किल, इंटेलिजेंस, वाइज और क्वालिटीज एंड प्रिंसिपल्स, ठीक है, ग्राउंडेड इन पॉलिटिक्स और इन लाइफ एज वेल एज गवर्नेंस। फिर हमने शांति पर्व पढ़ा। शांति पर्व किसने लिखा है? श्री भीष्म। और कितने चैप्टर्स हैं इसमें? 365। कितने श्लोकास हैं? 13,716, ठीक है। इसने 3 उसको पार्ट में डिवाइड किया, एक राज, एक अपाद और एक मोक्ष। राज में ड्यूटीज ऑफ किंग एंड गवर्नेंस, अपाद में कोड ऑफ कंडक्ट व्हेन वन फेसेस एडवर्सिटी, मोक्ष में फिर हमने पढ़ा है भगवत गीता। भगवत गीता धर्मा से आया है, ठीक है, धर्म से, उसका मतलब होता है राइटनेस एंड अकाउंटेबिलिटी। फिर उसके बाद उसमें 3 चीजें उन्होंने बताई है, पब्लिक इंटरेस्ट और सेकेंड ट्रांसपेरेंट लिखिए। उसके बाद अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र का मतलब अकाउंटेबिलिटी लिखवाया था। स्टेट क्राफ्ट, इकोनॉमिक पॉलिसी एंड मिलिट्री स्ट्रैटेजी। फिर इसको ये एक कौतल्य अर्थशास्त्र आया था जिसको हम क्या बोलते हैं? चाणक्य। चाणक्य कहाँ का स्कॉलर है? तक्षशिला का। उसके बाद डिसिप्लिन ऑफ पॉलिटिक्स सीखा हमने थोड़ा वाइडर वे में। ये कौन कौन सी वाइडर में क्या क्या कवर करता है? गवर्नमेंट लॉ, सिविल एंड क्रिमिनल कोड्स और एथिक्स और मार्केट एंड ट्रेड, स्क्रीनिंग मिनिस्टर्स, डिप्लोमेसी। फिर हमने इसमें इन्होंने भी 5 गवर्नेंस को लेके कुछ प्रिंसिपल्स बताए। वो क्या है? फ्रेमवर्क, किंग इज सर्वेंट ऑफ द किंगडम। सेकंड क्या है? लीडर शुड बी strict ethical guidelines and code of conduct। उसके बाद emphasis स्टेक होल्डर कॉन्सेप्ट और फिर effective administration। अब हम देख रहे हैं थियोरीज ऑफ बिजनेस एथिक्स। कितनी थियोरीज हैं? एक है टेलीलॉजिकल, फिर एक है यूटिलेरियम और एक है लास्ट डेंटोलॉजिकल, ठीक है। क्या है बच्चा? एक टेलो, एक यूटी और एक यूटिलिटी वाला और एक डेंटो। टेलोलॉजिकल, डेंटोलॉजिकल और यूटिलेरियम, 3 थ्योरीज बताई हैं उन्होंने, ठीक है। पहली थ्योरी, पहली थ्योरी में बस इतना देखो, टेलीलॉजिकल का मतलब क्या दिया हुआ है? एंड। वहां ऊपर ऐसे करके लिखो पर्पस। एक ऑफिस में ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस आती है, वहां वर्ड लिखा होगा कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है, जो किसी के लिए गुड होते हैं और किसी के लिए बैड। एक पर्सन का प्रमोशन किया क्योंकि वो सुपर टैलेंटेड था, लेकिन उसके चक्कर में किसी का डिमोशन नहीं हुआ, लेकिन प्रमोशन तो नहीं हुआ, तो उसके लिए वो चीज बैड हो गई, ठीक है। अब इसको लार्ज पर्सपेक्टिव से सोचो। कंपनी का ऑब्जेक्ट, कल जैसे बता रही थी, कंपनी का ऑब्जेक्ट ओवरऑल लॉन्ग टर्म प्रायोरिटीज में जा रहा है, मतलब लॉन्ग टर्म गोल्स को ज्यादा प्रायोरिटी कर रहा है क्योंकि वो एनवायरमेंट, सोसाइटी और कस्टमर्स के लिए है, और शॉर्ट टर्म एम्प्लॉयज के लिए। मतलब एम्प्लॉयज को अगर अफेक्ट हो भी, पर वो अपने ग्रेटेस्ट विजन तक पहुंच रहे हैं। तो कभी कभी कुछ ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस रहते हैं जिसमें किसी ना किसी का नुकसान होता है, पर अल्टीमेटली एक फायदा होता है फॉर सेविंग सो मेनी लाइफ, सो मेनी पीपल, ठीक है। अब एक कंपनी में ले ऑफ, पता है क्या होता है? एम्प्लॉयज को हम रिमूव कर देते हैं नोटिस देके कि हमें निकालना है, निकालना है, निकालना है, तो इसे हम बहुत सारे एम्प्लॉयज को निकाल रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या ये सही है?
क्या ये अच्छी चीज है? एम्प्लॉयज के पॉइंट्स, कंपनी क्यों करती है ले ऑफ, क्यों कर रही है, क्यों निकाल रही है एम्प्लॉयज को? कॉस्ट, बजट, और इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज ज्यादा हो रहा है तो इनकी जरूरत इनको कम लग रही है, तो ये इनके लिए गलत है जिनको ले ऑफ हो रहा है। तो ये अगर एआई के चक्कर में इनको निकाल रहे हैं तो इनको तो कहीं नौकरी नहीं मिलेगी, क्योंकि हर जगह एक पॉइंट पे एआई आ ही जाएगा। अब कॉन्सिक्वेंसेस समझो, एक कंपनी है जो हो गई है बैंकक्रप्ट। क्या हो गई है? बैंकक्रप्ट, ठीक है। बैंकक्रप्ट हो गई मतलब वो तो पूरी जा चुकी है, आईबीसी लग गया उस पे, तो ठीक है। अब वो तो कोर्ट कचहरी के चक्कर काटेगी, बचे कुचे पैसे नॉर्मल लोगों को चलेंगे। आईबीसी में अगर कोई इंसान जाता है मतलब बैंकक्रप्ट हो जाता है, तो क्या एक बार में कंपनी बंद हो जाती है? नहीं, काम तो चलता रहता है ना। कई बार आईबीसी में ऐसे स्कोप्स भी आते हैं कि हम इसको रिवाइव कैसे कर सके, मतलब कंपनी अगर बैंकक्रप्ट दिख रही है लेकिन स्कोप है, क्या पता मैनेजमेंट इतना अच्छा नहीं था कि कंपनी चला नहीं पाए, पर स्कोप है, कंपनी आगे जा सकती, प्रोडक्ट में दम है, मैनेजमेंट में दम नहीं है। अब जब बैंकक्रप्ट हो गई है तो क्या कंपनी के पास पैसे देने के लिए, पेमेंट देने के लिए पे स्केल है? नहीं है। तो कंपनी ने क्या ऑप्शन चूज किया? ले ऑफ। ले ऑफ एम्प्लॉयज के पर्सपेक्टिव से आपको लग रहा हो उनके लिए सही नहीं है, उनका डिमोशन हो जाता, उनको सैलरी कम मिल जाती है, इससे अच्छा तुम यहाँ जाओ, यहाँ का एक्सपीरियंस कहीं और जाके दिखाओ, तुम्हें नौकरी मिल जाएगी, ठीक है। तो कंपनी ने क्या किया, जो एम्प्लॉयज उनके लिए सबसे ज्यादा सुपीरियर और काम के हैं उनको रखा और बाकी को निकाल दिया, ठीक है। अब ये कॉन्सिक्वेंसेस ऐसा है, ये सिचुएशन ऐसी है जिसमें कंपनी का फायदा है, क्योंकि जो एम्प्लॉयज रुके हैं, जो एम्प्लॉयज अभी तक कंपनी में, उनकी एम्प्लॉयमेंट तो बची रहेगी एटलीस्ट, नहीं तो बैंक ड्राफ्ट है यार, किसी को भी पैसे नहीं दे पाएंगे हम, एटलीस्ट हम कुछ लोगों को रख लेते हैं, उनको हम पैसे दे पाएंगे। कंपनी जो पीछे जा चुकी है, शायद जितने कम लोग हैं वो एफर्ट्स लगाएं क्योंकि उनको पेमेंट्स मिल रही हैं, तो कंपनी बेटर भी हो सकती है, या कंपनी बंद भी हो रही है तो उस लेवल तक इजीली पहुंच पाएगी, क्योंकि आधे से ज्यादा का एम्प्लॉयज का स्ट्रेस उसको कम हो जाएगा, क्योंकि सैलरीज, पीएफ, ये सब तो आपको अल्टीमेटली देना ही पड़ेगा, आपके पास पैसा हो या नहीं हो, कुछ भी बेच के आपको इनको पेमेंट करनी पड़ेगी। तो एक ये थ्योरी है, क्या ये एथिकली सही है? एथिक्स हमेशा सिर्फ राइट पे बात नहीं करता है, सिर्फ हैप्पीनेस पे बात नहीं करता है कि सब खुश रहें, सब खुश रहें। एथिकली देखो क्या सही है। एथिकली जब मैं तुमको पॉजिटिवली बता रही हूँ यार यहाँ से निकल के कहीं और नौकरी लग जाएगी तो सही है, तो आपको सही लग रहा है। और अगर मैं इसी का नेगेटिव एस्पेक्ट रखती, ऐसे कैसे निकाल सकते हो तुम, तुम्हें काम करना चाहिए, मैनेजमेंट गलती है, मैनेजमेंट सैलरी नहीं उठाए, अपने घर से एसेट्स बेच के हमको पैसा दे, ये सारे टर्म्स बोलूंगी तो तुम इसमें भी अग्री करोगे कि हाँ मैडम सही बोल रही है, करना चाहिए, केस फाइल करना चाहिए, बैंकक्रप्सी छोड़ो, बाकी सारे केस भी फाइल करना चाहिए, एथिकली ये गलत जा रहे हैं। पर आप ये समझो, उनका पर्सपेक्टिव, उनका इंटेंशन कभी ना कभी किसी ना किसी के लिए रॉन्ग होगा, किसी ना किसी के लिए राइट होगा। तो एक थ्योरी है एथिक्स की जो टेलीलॉजिकल है, जो किस पे बेस्ड है? कॉन्सिक्वेंसेस पे। किस पे बेस्ड है? कॉन्सिक्वेंसेस पे। कभी सिचुएशन ऐसी होती है किसी के लिए अच्छी होती है और किसी के लिए बुरी, पर वो एथिकली सही होती है। एक्चुअल में वो बुरी दिख रही है पर वो एथिकली क्या होती है? सही होती है। अब एक बार कंसेप्ट देखो, इसका मतलब है एंड। टेलीलॉजिकल का मतलब क्या है? एंड मतलब पर्पस, एंड यहाँ पे खत्म वाला नहीं, एंड मतलब पर्पस। अकॉर्डिंग टू टेलीलॉजिकल थ्योरी द टाइटनेस ऑफ द एक्शन इज डिटरमाइंड सोली बाय द कॉन्सिक्वेंसेस रेदर बाय एनी फीचर ऑफ एक्शन इटसेल्फ। अगर सिर्फ एक्शन देखो, ले ऑफ बहुत गलत चीज है, आप क्यों कैसे निकाल सकते हो? आपने कुछ सोच के अग्रीमेंट करके उसको अपॉइंट किया, अगर खुद एम्प्लॉय बिना नोटिस दिए तुमको छोड़ने की बात करे कि तुम अच्छी कंपनी नहीं हो, छोड़, तो तुम उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन लोगे, उसका चेक रोक लोगे, उसकी सैलरी रोक लोगे, छोड़ कैसे सकते हो? और तुम निकाल सकते हो, तो ये बात गलत है। लेकिन कॉन्सिक्वेंसेस देखो, क्योंकि कंपनी बैंकक्रप्ट हो रही है, क्योंकि कंपनी के पास पैसा ही नहीं देने के लिए, इसलिए वो ले ऑफ कर रही है, तो ये कॉन्सिक्वेंसेस के हिसाब से हम एक्शन को जज करें, सिर्फ और सिर्फ फीचर ऑफ एक्शन को जज नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट लाइन, एक्शन दैट रिजल्ट्स इन ग्रेटेस्ट पॉसिबल वे ऑफ गुड और इविल आर कंसिडर्ड एथिकली, कि गुड भी है और बैड भी है। सिर्फ बैड हो तो एथिकली कंप्लीटली रॉन्ग है। अब आपके दिमाग में थॉट्स आ गए कि ऐसे तो करप्शन भी सही है, ऐसे तो पैसे खिलाना भी सही है, ऐसे तो कहीं पे भी थोड़ा बहुत काम वाम चलाने के लिए किसी को घुमाना भी सही है। तो वैसे तो आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें आ जाएंगी कि मैम क्लाइंट का तो फायदा हो ही रहा है ना। अब मैं तुमको एज अ कंपनी सेक्रेटरी दिखाती हूँ कि तुम टेलीलॉजिकल कहाँ काम कर सकते हो। झूठ बोलना गलत है?
बचपन से सीख रहे हैं झूठ बोलना बहुत गलत बात है, झूठ नहीं बोलना चाहिए, काला कौवा काटता है एंड व्हाट नॉट, ठीक है। नाउ इफ आपके क्लाइंट को तो लॉ का नॉलेज नहीं है, बट ही सुपर, मतलब ऐसा है कि फॉलो अप नेक्स्ट लेवल, मतलब हर 5 मिनट में लास्ट यू। रिसेंटली एक केस हुआ था, अ डायरेक्टर वांट्स अनदर डायरेक्टर का रेजिग्नेशन, ठीक है, ही वांट्स अ कंप्लीट रिमूवल। कंपनी का ओनर वो है, उसने एक रैंडमली अपने स्टाफ को वो बना दिया था डायरेक्टर नाउ कि उसको रिमूव करना है, क्योंकि उसको बैंक लोन में इशू आ रहा था। तो उसका पर्पस क्या था मैं बता रही हूँ। बैंक से लोन चाहिए था, ठीक है, और बैंक कह रहा था कि कंपनी का मैटर है तो ऑल पार्टनर्स हैज टू साइन। द पार्टनर जिसका उसको रिजाइन कराना था, द पार्टनर जिसका रिमूवल कराना था, वो यहाँ पे नहीं रहता था, मतलब अपनी सिटी में नहीं रहता था, सम अदर सिटी। तो वो बैंक आके साइन करता तो उसको और टाइम लग जाता, लोन उसका खर्चा भी उठाना पड़ता और लोन उसका सैंक्शन नहीं होता, ठीक है। तो व्हाट ही थॉट कि अभी मुझे इतना बड़ा लोन अमाउंट लेना है, उसका बहुत, उसके बड़े बड़े रिजॉर्ट्स चलते हैं, तो अभी उसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि उसका बिजनेस चालू रहे और उसके लिए उसको लोन चाहिए। तो उसने मुझे कॉल करके बोला कि क्या है, मेरे को रिमूव कराना है। अगर आप कंपनी लॉ में रिमूवल का सेक्शन देखोगे तो आपको ये याद होगा कि उससे नोटिस, सबको नोटिस भिजवाना होता है और उससे एक नोट देना जो सबके सामने रीड आउट होता है। दिस द कंप्लीट कॉन्सेप्ट। क्या उसको वो पता है? नहीं पता। उसने मुझसे बोला कि एक डायरेक्टर को रिमूव कराना है। द फर्स्ट प्लेस एज अ कंसल्टेंट यू फील लाइक कि रेजिग्नेशन इज द मोस्ट इजी थिंग। एक बोर्ड रेजोल्यूशन पास करो, रेजिग्नेशन साइन, लेटर साइन करो, एक दिन में रेजिग्नेशन हो जाता है। एक फॉर्म भरना पड़ता है DR-12। फिर मैंने उसको ये बताया कि वी आर कमिंग विद अ रेजिग्नेशन थिंग। तो उसने बोला मैडम मैं साइन नहीं करा सकता डॉक्यूमेंट्स में, वी कैन नॉट गो विद साइनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स एनीमोर। इज देयर एनीथिंग कि डायरेक्टली मैं रिमूव करा दूं? आई हैव द अथॉरिटी, आई बीइंग द मेन डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। मतलब ये पॉसिबल नहीं, ही बीइंग द डायरेक्टर उसके कुछ राइट्स है। जब मैंने उसको ये चीज लॉ बताई वो एकदम हाइपर हो गया। आपने मुझे नहीं बताया था कि रिमूवल में ऐसा होगा, ये वो वगैरह वगैरह। मुझे अब फिर उसने अपना रीजन बताया कि मुझे लोन चाहिए, मेरा लोन सैंक्शन नहीं होगा, मेरी कंपनी में दिक्कत आ जाएगी, ऐसा वैसा, वो यहाँ नहीं रहते हैं, आप समझ नहीं रहे हैं, ऐसा, मतलब बहुत हाइपर। अब नाउ दैट पर्सन इज सो हाइपर, मुझे उसको, मेरे को भी गुस्सा आ सकता है यार, हाउ कैन यू टॉक टू मी लाइक दिस, मैं तो तुम्हें एक्सप्लेन कर रही हूँ। उसको मैंने बहुत पोलाइटली समझाया कि आप, ठीक है आपको ये है, मैं रेजिग्नेशन पे काम करती हूँ, लेट्स यूज डिजिटल सिग्नेचर एंड गेट इट साइन, नो वरीज। वो उस टाइम थोड़ा शांत हो गया। नाउ जब उसको कॉन्सेप्ट पता चल गया कि ये हो सकता है एक दिन में, इनने बोल दिया है, अब उसको लोन की पड़ी है, मैं उस, वो मुझे हर 5 मिनट्स में कॉल करा है, आप मुझे कब भेज रहे हैं ड्राफ्ट्स, आप मुझे कब भेज रहे हैं ड्राफ्ट्स। बनाने में टाइम लगता है, तुम खुद बनाते हो ड्राफ्ट्स, वही चीज अगर मुझे लैपटॉप में बनानी है तो मुझे एटलीस्ट हाफ आवर तो चाहिए। रेजिग्नेशन ड्राफ्ट बनाना है, बोर्ड रेजोल्यूशन बनाना है, एविडेंस ऑफ सेसेशन, तो द 3-4 ड्राफ्ट जो मुझे प्रिपेयर करना है विद द कंपनी डिटेल्स, विद दैट पर्सन डिटेल्स। आपको मुझसे क्या चाहिए? मुझे सिर्फ नाम चाहिए जिसको रिजाइन कराना है। नाउ इतना हाइपर एक्टिव डायरेक्टर जो कभी भी चिल्ला सकता है, कभी भी काम डाउन हो सकता है, नेक्स्ट लेवल, एवरी 5 मिनट्स, नॉट इवन टेक्सटिंग, कॉलिंग दैट आई एम वेटिंग फॉर योर ड्राफ्ट्स, लिटरली कॉलिंग, क्योंकि वो अवेयर नहीं है। उसको मैंने प्यार से समझाया, आपका बिजनेस चालू है, हाँ, मतलब मैं एक कंसल्टेंट हूँ, एक कंसल्टेंट के साइड से सोचिए प्लीज, आई नीड टाइम टू गिव यू दैट सर्विस, 5 मिनट्स में सर्विस प्रोवाइड नहीं हो सकती। तो हंसने लगे, कहते ओ आई अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड। नाउ वो इतना हाइपर एक्टिव था, जब कभी जल्दबाजी में काम करो तो गलत भी होता है। सिचुएशन इज सो हाइपर कि अगर कुछ भी गलती हुई इसमें तो वो हम ही पे चढ़ेगा कि आपने मेरा काम अच्छे से नहीं किया, आप डिले कर रहे हो। तो यहाँ पे मैं उसको प्रॉमिस अगर कर दूं कि आज की आज में तेरा काम हो जाएगा, वो ड्राफ्ट्स मुझे बनाने के लिए 10 मिनट चाहिए, व्हाट आई टुक हाफ एन आवर, आई सेंड हिम इन 1 आवर फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट आई टुक अ कंफर्मेशन ऑन ईमेल दैट यू आर कंसिडरिंग, दिस इज योर कॉल कि आपको ये कराना है, दिस इज योर कॉल कि DSC से हो, ठीक है, उसने कंफर्मेशन भी दिया। नाउ व्हेन यू फाइल द फॉर्म इट टेक्स 24 आवर्स टू गेट अप्रूव्ड। आई टोल्ड हिम डिपार्टमेंट विल सी टू इट और इट माइट टेक 48 आवर्स ऑल्सो, ठीक है। जब जल्दबाजी में होता है ना, काम खराब होता ही है। नाउ उसका फॉर्म भी उस दिन फाइल हो गया था, उसके ड्राफ्ट्स भी हो गए थे, लेकिन उसकी पेमेंट होने के बाद नेक्स्ट डे आया पेमेंट फेल्ड, मतलब उसका 24 आवर्स में फॉर्म अप्रूव नहीं हुआ है। अब झूठ बोलना गलत है मैंने, लेकिन उस टाइम सिचुएशन को समझते उसको क्या बोल दिया, 48 आवर्स, मतलब एक दिन मैंने जैसे तैसे स्ट्रेच ले लिया। अब 24 आवर्स हो गए, फिर उसका फॉलोअप चालू हो गया, क्या हुआ क्या हुआ, अपने क्योंकि विद इन 48 का आता ना, तो 24 आवर्स में क्या है, मैं उसको ये नहीं बता सकती कि पेमेंट फेल हो गई है, वो क्योंकि पूरा ब्लेम मुझ पर डाल देगा। इट्स अ पोर्टल एरर, मुझे रिफंड भी नहीं आया, मुझे जबकि एक्स्ट्रा 400 रुपीज खुद के जेब से पे करने पड़ेंगे क्योंकि उसका पेमेंट अभी फेल हो चुका है, ठीक है।
I have told him गणपति विसर्जन है, today department is not working, so it might take 24 hours more. ठीक है. एंड आई कॉल्ड हिम डायरेक्टली फॉर माई सेल्फ कि आपका लोन दिक्कत है. यू सेंड देम दैट फॉर्म कि द फॉर्म इज प्रिपेयर्ड, द ड्राफ्ट हैज बीन साइंड, रेजोल्यूशन अल्टीमेटली फाइल हो गया. आपको क्या करना, आरओसी का भी अपडेट आ जाएगा विद टाइम. मतलब आप बैंक को बता दो. इवन बैंक हैज डोंट मतलब नो नॉलेज अबाउट कि पोर्टल इतना एरर देते हैं, डिपार्टमेंट विल टेक 24 आवर्स और 56 जितने भी. तो अभी सिचुएशन शांत है. नाउ नीदर ही इज टेकिंग फॉलो अप, माई टीम इज ऑल्सो वर्किंग कामली कि हाँ मैम का कोई इतना प्रेशर नहीं है कि अभी की अभी फाइल करो, वो ठीक है. क्योंकि टीम को भी आप हाइपर नहीं कर सकते अभी करो अभी करो, क्योंकि जैसे ही मैंने बोला कि ये काम करना है, टीम हैज स्टार्टेड कमिंग अप कि ये सब लीव पे, आई हैव लॉट ऑफ वर्क, आई विल गिव यू आफ्टर अ आवर. मतलब मुझे ड्राफ्ट्स मैं नहीं बनाती, स्टाफ अगर बनाएगा, टीम बनाएगी, इंटर्न्स बनाएंगे, तो दे आर ऑल्सो सो बिजी क्योंकि सीजन है. तो उन्होंने बोला कि हम 1 घंटे बाद ही दे पाएंगे. तो सिचुएशन हैंडल करने के लिए मैंने 2-3 झूठ बोले हैं उसको ऑब्वियसली. बट आप मेरे साइड से सोच रहे हो क्योंकि आप भी कम्युनिकेटर, तो आपको लग रहा है सही है. आप क्लाइंट के साइड से सोचो, उसको कहीं से पता चल गया कि ये काम तो 24 आवर्स में हो सकता है, तो सिचुएशन में वो बोल सकता है ना आप झूठ बोल रहे हो. कोई और कंसल्टेंट तो बोल रहा है ना 24 घंटे में हो सकता है, पर उसको मैं फिर बाद में समझा सकती हूँ पोलाइटली कि आप थोड़े हाइपर हो रहे थे, आपको बहुत इमरजेंसी थी, आपकी अर्जेंसी इतने लेवल की थी कि आपको काम डाउन करने के लिए मुझे यही वर्ड्स बोलने पड़ेंगे. किसी कंपनी की ड्यू डेट, मतलब जनरली कंपनीज की एजीएम की ड्यू डेट 30 सितंबर होती है. ठीक है. आई एंड अप सेइंग 25 सितंबर एवरी टाइम कि इट्स 25 सितंबर एवरी. इसमें अगर मुझ पे कोई मुद्दा भी उठा लेगा ना कि आप गलत ड्यू डेट बताती हो, तो मैं उसको बोलती हूँ ये मेरी टारगेट डेट है, क्योंकि मुझे काम कराना है जल्दी. आप 30 को बोलोगे आज ईजीएम कर लो तो पॉसिबल नहीं है, ये पहले होती है, वो लास्ट डेट है लॉ के हिसाब से. आप आखिरी दिन जागोगी तो आपके जैसे सब लोग जागेंगे, तो सबका काम 100 कंपनीज का काम एक दिन में पॉसिबल नहीं होता. तो ये सिचुएशन में झूठ बोलना सही भी तो है ना, किसी ना किसी का फायदा ही हो रहा है ना, उसका विद इन टाइमलाइन फायदा काम हो जाएगा. तो ये टेलीलॉजिकल एथिक, इसमें कहीं पे भी आपको लगा एथिकली मैडम गलत बोल रही है, टाइम बचा रही है, टाइम वेस्ट कर रही है, चिल कर रही होगी ऑफिस में इसलिए ड्राफ्ट्स नहीं प्रिपेयर करवा रही है, तो एथिकली ना सिचुएशन को इस तरीके से हैंडल किया जाता है. ठीक है. तो टेलीलॉजिकल, जहां एग्जाम्पल आप लिख लो ले ऑफ, क्योंकि बाद में शायद एक बार रीड करके समझ लिया लैंग्वेज थोड़ी सी अलग है. Now the question is in which what is good and what is evil. In classical utilitarian, pleasure is regarded good and pain is considered as evil. गर्मी हो रही है क्या? ठंडी लग रही है? एसी का रिमोट, फैन बंद कर दे. अब जो टेलीलॉजिकल है ना, वो यूटिलेरियम के साथ एक साथ हो गया. ये भी बंद कर दूं क्या? मेरा क्यों नहीं चालू है आज? ठीक. जो टेलीलॉजिकल है ना, वो यूटिलेरियम के साथ साथ हैंड इन हैंड काम करता है. ठीक है. जैसे ले ऑफ की बात की, वैसे यूटिलेरियम समझो. एक कंपनी मेडिसिन बनाती है, ठीक है. पैरासिटामोल किसी सबको फायदेमंद ही लगती है, हम जितने बैठे हमको लगता है पैरासिटामोल बहुत, पर उसके कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स भी तो होंगे ना. एक पैरासिटामोल के बीच में आई गेस 6 आवर्स का गैप बोलता है डॉक्टर कि 6 आवर्स के गैप में लो, और अगर आपने 3 डोज 6 आवर्स में ले चुके तो उसको रिपीटेडली नहीं लो, यू शुड होल्ड ऑन, बॉडी को इफेक्ट कर सकती है. अब जब एक कंपनी, इसको हम कोविड जैसे समझते हैं, कोविड आया था, सिचुएशन, कॉन्सिक्वेंसेस, नीड ऑफ वैक्सीन. ठीक है. हम सबने वैक्सीन लगाई है, वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स भी हैं बहुत सारी बॉडीज में, बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स को उसके साइड इफेक्ट्स भी हुए हैं, पर वो मरने से बच गए एटलीस्ट. या तो मरते या तो साइड इफेक्ट झेलते. तो जो कंपनीज ड्रग्स बनाती हैं, मेडिसिन बनाती है बेसिकली, नॉट वो वाले ड्रग्स, जो मेडिसिन बनाती हैं, वो आपको बोल रही हैं कि इससे आपकी लाइफ बच जाएगी, लेकिन उसके कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं. तो अगर कंपनी ये डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले एक बार एक्सपीरियंस कर ले, एक बार चेक कर ले, तो वैक्सीन चेक होके हम तक आती इसलिए इतना डिले हो रहा था, तो वो एक एथिकली सही पॉइंट है कि यू नोटेड कि ये साइड इफेक्ट्स इसके होते हैं और दिस इज द बेस्ट इफेक्ट. प्लेजर इज गुड एंड पेन इज ईविल. तो इसमें दोनों चीजें बात आती है कि प्लेजर भी मिला कि हमारी जान बच गई, और पेन भी मिला कि कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स तो हैं. किसी को हमेशा के लिए थ्रोट
इन्फेक्शन पकड़ गया था कि कुछ भी होगा ना, जरा भी हवा चलेगी तो हमको सर्दी होगी, ये वैक्सीन का साइड इफेक्ट था, कोविड का साइड इफेक्ट था, ये एक्चुअली में हुआ है लोगों को कि कुछ भी होगा ना तो हमको बुखार आ जाएगा। क्यों हंसी? हवा भी चलेगी तो हमको सर्दी आ जाएगी, एंड ये वैक्सीन से ही उनको आया था अल्टीमेटली। तो ये कहीं ना कहीं उसकी साउट, किसी ने एक डोज लिया दूसरा नहीं लिया तो भी वो परेशान हुआ, बिकॉज बोथ द डोज वर इम्पोर्टेंट। ठीक है। फिर देन देयर वाज अभी कोई थर्ड वैक्सीन आई थी कि वो भी लगवानी है, थर्ड डोज भी बूस्टर भी लगवाना है। लगवाया क्या किसी ने? मेरे ऑफिस में गए थे एक दो बूस्टर भी लगवाने, लगवाया है परी, कुछ हुआ फिर उससे? चला गया वो? आई थी। हाँ, बहुत सारे लोगों को वैक्सीन लगाने के तुरंत बाद फीवर भी आ रहा था। एक बार और नहीं कहते, वो वैक्सीन की वजह से ही आ रहा था ना, क्योंकि उसकी बॉडी नहीं उठा पा रही थी, इतनी दवाई भी नहीं उठा पा रही थी उसकी बॉडी। ठीक है। तो ये आता है यूटिलेरियम से, जिसमें प्लेजर और पेन और अगेन राइट और रॉन्ग का डिफरेंस। कुछ चीजें दूसरे पर्सपेक्टिव से रॉन्ग लगती हैं पर अपने पर्सपेक्टिव से राइट लगती हैं। वह अगेन तुमको अभी लग रहा होगा फिर से कि मैम ऐसे तो पॉलिटिक्स करना भी सही है। कभी कभी पॉलिटिक्स क्या, हम कभी कभी पॉलिटिक्स ही सही होती है। किसी चीज को रोकने के लिए, किसी चीज को कुछ भी करने के लिए, अगर आपका बेस्ट एम्प्लॉय है छोड़ के जा रहा है, ठीक है, अब उसके उसके बिना मतलब आप उस, आपको सबसे ज्यादा कोर इंपॉर्टेंट क्या है? ट्रस्टवर्दी, लॉयल्टी, यार जो भी है ऑफिस में मैं नहीं भी रहूं ना तो ये बढ़िया संभाल लेता है या लेती है। ठीक है। तो वो ट्रस्टवर्दी, मैं अपना वॉलेट भी छोड़ जाऊं, बैग भी छोड़ जाऊं, तो वो चीज आपको नहीं मिलती है ना। मम्मी लोगों को भी भाइयों पे इसीलिए इतना ट्रस्ट हो जाता है कि यार ताला भी लगा लिया ना तो कुछ सेफ है हमारा घर। ठीक है। तो अब ये अगर वो ही मेड घर छोड़ के बोले अब हम काम नहीं करेंगे, और दूसरी मेड पे उतना भरोसा नहीं होगा, मम्मी पीछे पीछे घूमेगी, जितनी देर वो झाड़ू लगाएगी पोछा लगाएगी उतनी देर पीछे पीछे घूमेगी। अब मैं आपको ये बोल रही हूँ कि उसको रोकने के लिए अगर मम्मी वहां रो भी दे कि तू प्लीज मत जा यार, मैं 1,000 रुपए ज्यादा दे दूंगी, या प्लीज परेशान मत हो, मैं तुझे मतलब जो हो सकता है हम तेरे लिए कर देंगे, पर उनके आंसू की वजह से वो रुक गई। अब मम्मी ने क्यों रोया? ताकि वो रुक जाए। तो ये पॉलिटिक्स ही तो है ना, ये पॉलिटिक्स ही तो है कि उसके सामने रो दो, उसको इमोशनली वो कर लो कि यार तुम प्लीज झाड़ू पोछा तो तुम ही करोगी, कुछ भी हो जाए। ठीक है। तो ये होता है राइट और रॉन्ग। वैसे उसको रोकना रॉन्ग है क्योंकि उसके उसको शायद कुछ और करना होगा, उसके पास कुछ और होगा काम वाम। पर ऐसे तो राइट ही है ना, पैसे बढ़ा ही रही है, मम्मी कह रही है ना 1,000 रुपए बढ़ा देंगे। By principle of utilities mean that principle which approves or disapproves every action whatsoever according to tendency which when it appears to have augment or diminish the happiness of the party who interest in is question. तो किसी का फायदा होता है, किसी का नुकसान होता है। Or what is the same thing in other words, to promote or to oppose that happiness. तो either happiness promote होती है, either happiness demote होती है। Thus, the consequences of action as measured in terms of pleasure and pain caused of different individuals. Bentham, याद है सोर्सिव लॉ में बेंथिम, जॉन बेंथिम पढ़ा है? जेरी बेंथिम, सॉरी, suggested a procedure of hedonistic calculus of this purpose. वो स्टडी ऑफ लॉ था, तो यहाँ पे इसने स्टडी ऑफ लाइफ पढ़ी है इसलिए एथिक्स सिखा रहा है। ठीक है। वहां पे स्टडी ऑफ लॉ था, सोर्सेज ऑफ लॉ, अब यहाँ पे स्टडी ऑफ लाइफ है इसलिए उसका नाम आया है। Bentham's theory is criticized of two reasons. First, it is not always possible to measure the quantities of pleasure and pain caused by an action. हम अभी कभी भी इसको numbers में percentage में नहीं बता सकते. Second, pleasure does not constitute human well-being. Even pigs are capable of pleasure, and his theory is criticized as pig's theory, fit only for swine. Swine, अब ऐसे समझो कि सुअरों की क्या जिंदगी है यार बेचारे, लेकिन प्लेजर उनके जीवन में भी है, लेकिन उनको प्लेजर कहाँ आता है? गंदगी में। जो चीज तुम फेंकते हो, जो चीज तुम अपने लाइफ से खत्म करते हो, वहां से पास भी हो जाओ तो यू फील वेरी स्टिंकी, तुम पसंद भी नहीं करोगे उधर 5 मिनट भी खड़े होना, बट वो उनके लिए प्लेजर है। तो राइट और रॉन्ग, यू फील इट्स रॉन्ग, यू कंप्लीटली फील इट्स रॉन्ग, यू कैन नेवर सिट वेयर दे सिट। ठीक है। आप बैठ भी नहीं सकते, आप वो चीज टच भी नहीं करोगे, लेकिन उनके लिए वो चीज प्लेजर है ना। तो वही चीज है कि सम थिंग्स आर रॉन्ग बट इट्स प्लेजरेबल फॉर अदर, फॉर अस इट्स पेन। ठीक है। एक क्रिटिसिज्म ही है ना यार ये। फिर अकॉर्डिंग टू क्रिटिक्स, वन एब्जॉर्ब कॉन्सिक्वेंस ऑफ बेंथम इज दैट वुड बी बेटर टू लिव अ लाइफ ऑफ सेटिस्फाइड पिग देन अ डिससेटिस्फाइड
ह्यूमन बीइंग। इट्स अ गुड स्टेटमेंट कि एक खुश सुअर जैसे रहना अच्छा है, इससे अच्छा तो एक्चुअली यार नाले में रहना बेटर है इंस्टेड ऑफ यहाँ पे बैठ के रोना। आप इमेजिन करो वो लोग वहां खेलते हैं, मतलब वो उनकी जगह है। आई फाउंड वेरी क्यूट जो छोटे छोटे पिग्स, बड़े नहीं अच्छे लगते पर छोटे छोटे बहुत क्यूट लगते हैं। और वो वहां खेलते हैं, वो इंजॉय करते हैं वहां पे, वो उनको मजा आती है वो गंदगी में रहने में। तो वो बेटर है ना, भले वो गंदगी में है लेकिन वो खुश है। तो इससे अच्छा तो मतलब वो बेटर है इंस्टेड ऑफ यहाँ बैठ के हम रो रहे हैं कि जीवन में ये नहीं है, जीवन में इतने दुख हैं, जीवन में ऐसा है, जीवन में वैसा है। अच्छा तो सुअर की जिंदगी है यार। यहाँ लिखा है सच एस सॉक्रेट्स, यानी ग्रीक फिलोसोफर होते हैं जो स्टडी ऑफ लाइफ करते। फॉर ह्यूमन बीइंग फ्रेंडशिप्स एंड एस्थेटिक एंजॉयमेंट्स आर गुड एज प्लेजर। हमको यही चाहिए, पार्टी होनी चाहिए, दोस्त साथ होने चाहिए, घूमना फिरना करा दो, ये हमारे लिए प्लेजर है। तो ये मिल जाए तो हमारी लाइफ में फिर कोई कुछ भी हो तो हमको वो दुख नहीं दिखते हैं। इफ वी आर लिविंग अ लाइफ टू द फुलेस्ट, जो हमारी डेफिनेशन में कवर होता है, दैट इज प्लेजर फॉर अस। ठीक है। अब प्रिंसिपल ऑफ यूटिलेरियनिज्म फिर से दिया है, रिकॉग्नाइजिंग दैट प्लेजर डिफर्स इन देयर क्वालिटी विच इज इंपॉर्टेंट एज क्वांटिटी ऑफ प्लेजर। मिल कंक्लूडेड इट इज बेटर टू बीइंग ह्यूमन बीइंग डिससैटिस्फाइड देन अ बीइंग सैटिस्फाइड, जैसा बेंथम ने बोला था। फिर लिखा है बेटर टू बी स्कॉरसेट डिससैटिस्फाइड देन अ फूल सैटिस्फाइड। अच्छा स्कॉलर होना जरूरी है, इससे अच्छा बेवकूफ पर्सन खुश हो। आप एक बात बताओ, आप क्या चूज करोगे, इंटेलिजेंस की मनी? इंटेलिजेंस की मनी क्या चूज करोगे? मैं यहाँ रख दूं $1000 और यहाँ रख दूं इंटेलिजेंस, व्हाट विल यू चूज? इंटेलिजेंस। इट्स बेटर टू हैव इंटेलिजेंस देन $1000, वो तो खत्म हो जाएंगे। तो व्हाट इज द मेजर सेटिस्फैक्शन यू विल गेट विथ इंटेलिजेंस इंस्टेड ऑफ $1000? क्लियर है? And if the fools or the pigs are of different opinion, it is because they know their side of the क्वेश्चन। तो उनको भी हम गलत नहीं बोल रहे हैं, पर दे नो देयर साइड ऑफ द क्वेश्चन। तो उनके लिए प्लेजर शायद कुछ और होगा। तो इसीलिए पिग को पता है कि मेरे लिए ये प्लेजर है, एक फूल को पता है। इंटेलिजेंस आप चूज कर रहे हो, क्या पता आपको उसको यूज करते ही नहीं आता और आप $1000 चूज कर रहे हो कि यार ये तो मेरे को समझ भी नहीं आएगी कि इसको यूज कैसे करना है, मतलब वो $1000 मुझे बनाते ही नहीं आए, तो वो इंटेलिजेंस भी काम की नहीं है। मतलब इफ यू कैन नॉट अप्लाई इंटेलिजेंस, रख के क्या करोगे दिमाग में? देयर सो मेनी पीपल टॉप करते हैं स्कूल में, लेकिन मुंह खोलते ही बेचारों को पता ही नहीं है कि हम यूज करें कि नहीं उस चीज को। आई हैव मेट सच पीपल, नॉट स्टूडेंट्स में कह रही हूँ, टॉप किया है उनने अपनी लाइफ में, टॉप बिल्कुल, फर्स्ट से लेकर कॉलेज तक भी मेरिट में ही आ रहे हैं, लेकिन उनको वो नहीं आता है उसको यूज कैसे करते हैं। वो पढ़ के इंटेलिजेंट तो हो गए लेकिन अपनी इंटेलिजेंस से बिजनेस कैसे बनाना है वो उनको नहीं आता है। तो वहां पे वो डिफर कर रहे हैं, लेकिन उनका साइड ऑफ क्वेश्चन अलग है, क्योंकि वो फिर उतनी नौकरियों में उतना ही आगे पहुंचते जाएंगे जहां जहां उनको टॉप करना है। देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ यूटिलेरियम। पहला फॉर्म पढ़ना आज था, ओवर पेन फॉर एवरीवन। हर एक्शन, एक सेकेंड ना, हर एक्शन अगर बेस्ट प्लेजर प्रोड्यूस करता है और दूसरों को पेन देता है वो, पर वो मेरे लिए अच्छा है, तो वो पिग की स्टोरी वही है, जो तुमको गंदा लगता हो लेकिन मुझे वो प्लेजर दे रहा है। इट इज यूटिलिटिज्म कि बेस्ट थिंग जो मुझे प्लेजर दे, मेरे साइड ऑफ क्वेश्चन को प्लेजर दे, वो मेरे लिए प्लेजर है, इररिस्पेक्टिव कि वो पेन दूसरे के लिए होगा। तुम अगर अगर जनरली तुम सोचते होगे कि यार मैं तुम्हारी लाइफ देखती हूँ तो मैं सोचती हूँ बढ़िया है यार, सुबह आओ क्लास आओ फिर तो फ्री फ्री। मेरी लाइफ देखते होगे तो तुमको अभी शायद हैपनिंग लगती होगी कि यार ऑफिस फिर क्लास फिर ऑफिस फिर होम फिर वाओ, सो मैनी गुड गुड थिंग अजरबैजान। लेकिन सम अगर मैं या क्योंकि मैं पॉजिटिव पॉजिटिव बताती हूँ, जिस दिन मैंने इसके थोड़े भी साइड इफेक्ट बताए तो तुम बोलोगे यार इट्स सो मच पेन, यार इट्स सो मच पेन, नो 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 नो। तो नहीं नहीं, ये वाली चीज को हम नहीं वाओ वाओ नहीं बोलेंगे। तो क्योंकि मैं पॉजिटिव एस्पेक्ट बताती हूँ, बट यू नो व्हाट्स द साइड ऑफ द योर साइड ऑफ द प्लेजर एंड आई नो व्हाट्स माय साइड ऑफ द प्लेजर। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, टेलिंग अ लाई और ब्रेकिंग अ प्रॉमिस इज राइट if the consequences are better than those of alternative cause of action। अब भी एक एग्जाम्पल बताया, वो क्लाइंट से आज तक झूठी बोल रही हूँ मैं, लेकिन उसको, मुझे भी वो शांति दे रहा है, मुझे भी वो गुस्सा नहीं दिला रहा है, क्योंकि वो काम डाउन है और उसका काम तो हो रहा है ना, मैंने फॉर्म तो कर दिया है ना, पेमेंट हो जाएगी आज, लेकिन प्रोबेबली उसका 48 आवर्स में उसका बैंक लोन के लिए मैंने उसको सब दे दिया ना कि तेरा काम
हो जाए, तो सम टाइम्स कॉन्सिक्वेंसेस के हिसाब से वो राइट है। तुमको कोई ऐसे एग्जाम्पल या कुछ ऐसा ध्यान आ रहा है व्हेन यू हैव सेड और डन एनीथिंग विच इज अल्टीमेटली रॉन्ग, बट मतलब किसी ना किसी को प्लेजर उसने दिया है? फॉर मैं जो अभी तुम्हारी सिचुएशन में जज कर सकती हूँ, समटाइम्स मे बी आपने अपनी फ्रेंड को किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा रोका हो, बहुत ज्यादा उसको सुनाया हो, वो रॉन्ग है, वो गलत बात है, लेकिन अल्टीमेटली उसने प्लेजर दिया है उस पर्सन को, क्योंकि उसको कहीं ना किसी सिचुएशन से आपने बचाया होगा। तो आपको कभी ऐसा लग रहा है कि मम्मी से झूठ बोला पर वो राइट था, या पेरेंट्स से या फ्रेंड से कभी झूठ बोला पर वो सिचुएशन के लिए परफेक्ट था, अभी इसको शांत करने के लिए वो जरूरी था कि बोल देते हैं? कोई anybody wants to come up with anything utilitarianism used in life? Not yet. हम्म। तो समटाइम्स सीक्रेट रखना उस चीज को उसके लिए फायदेमंद हुआ कि लेट्स नॉट डिस्क्लोज दिस नाउ, लेट्स डिस्क्लोज जब रिजल्ट आता है, मैं तभी बताऊंगी जब बेस्ट रिजल्ट आएगा। ये आई थिंक मैंने सीएस में भी किया है। व्हेन शी क्लियर्ड देन शी स्पोक अप कि आई हैव क्लियर्ड दिस लेवल ऑफ स्टडीज, तो ये बहुत हमें। नॉट रिलेटिव्स राइट नाउ, बाद ही बताएगी। अगर वो छुपा रही है तो इसका कॉन्सिक्वेंस है, क्यों छुपा रही हो, कुछ गलत कर रही हो क्या, ये वो। पर अल्टीमेटली उसके कौन सी उसकी सिचुएशन ऐसी है कि शी वांट टू कम अप विद बेस्ट रिजल्ट, तो वो उसके लिए प्लेजर है कि मुझे वो प्लेजर देगा, मुझे अभी जो हो रहा है वो मेरे लिए पेन है। वो उसके लिए कॉन्सिक्वेंसेस हैं कि नहीं हो सकता। मनुष्य एनीथिंग कभी नहीं किया, कभी मंदिर नहीं गए, स्किप किया बिकॉज यू वांट टू डू समथिंग एल्स विच इज प्रायोरिटी। एंड मेरा थॉट प्रोसेस रहता है ऐसा, ये बहुत लोगों को बहुत नेगेटिव लगता है, बहुत नेगेटिव, दैट यू आर स्किपिंग पूजा, आप मंदिर में जय नहीं करते, आप मंदिर नहीं जाते, यू आर नॉट डूइंग दिस, यू आर नॉट, मतलब मैं ऐसा, मेरी किसी ने मुझे ऐसा बोला नहीं, जस्ट मेरे फ्रेंड्स का पर्सपेक्टिव कि इफ यू आर डूइंग ऑल दिस तो आप ये सब छोड़ रहे हो। बट माई पॉइंट इज कि आप के लिए पूजा ये है ना, if I'm coming to class this is my puja, I'm doing it na in the right way, if I'm going to office it's my puja, what if I don't do all this, मैं नहीं जाऊं, मैं पूजा करती रहूं, तुम्हारा ही नुकसान होगा। यू विल कम अप से कि आप करा नहीं रहे, मेरे क्लाइंट मुझे बोलेंगे हमारा काम नहीं हुआ। और बेसिक से चीज, आई विल नॉट अर्न एनीथिंग, तो क्या भगवान जी देंगे क्या, शावर करेंगे क्या मनी, या मेरे को जो भी मुझे चाहिए, ग्रोथ चाहिए लाइफ में, आई एम नॉट इनटू मनी राइट नाउ, मुझे ग्रोथ चाहिए कि हाँ आई एम ग्रोइंग इन करियर, तो वो भगवान थोड़ी शार करेगा कि बैठे बैठे हाँ जय करते और शार हो गई। तो ये मेरा पर्सपेक्टिव है, लेकिन सम टाइम द पीपल हु लिसन दिस पर्सपेक्टिव हैज अ डिफरेंट थिंग कि आप जो बोल रहे हो ये पेन है, दिस इज नॉट प्लेजर, फॉर मी दिस इज प्लेजर। पर बोलेंगे नहीं आप पेन कर। हाँ एक आएगी एज जब मैं स्पिरिचुअलिटी में जाऊंगी, कंप्लीटली जाऊंगी पूरी तरह से, मतलब आई विल इनवाइट यू कि मेरे घर में ये सब हो रहा है। बट माई पॉइंट इज कि वो टाइम आएगा व्हेन आई विल डू थिंग्स। अब वो कुछ कुछ ऐसे हैं, आई हैव हर्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स कि जहाँ पे से कहा जाता है कि यू शुड बिल्ड दिस राइट नाउ ऑल्सो, मैं इसको डिनाई थोड़ी कर रही हूँ, इट्स इनसाइड मी। पर इफ यू वांट कि आई शुड शो अप एवरीवेयर वेर एवर यू आर कमिंग अप विथ ऑल दिस, तो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी। तो फॉर मी पूजा इज दिस, तो इधर पे मेरे लिए ये प्लेजर है, लेकिन उनके लिए क्या है, पेन है, यू आर डूइंग रॉन्ग, दिस नॉट राइट, ऐसा हो जाता है। ठीक है, फिर इसके चार इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं। एग्जाम्पल देखा ना, उसका सेकंड वाला है रूल। जो रूल है वो कहता है विच एन एक्शन इज राइट, जो मैंने अभी एग्जाम्पल दिया, इफ वन ओनली इफ कंफर्म्स द जनरली एक्सेप्टेड रूल्स एंड प्रोडक्ट्स दैट ग्रेट बैलेंस ऑफ प्लेजर ओपन ओवर पेन। यही कॉन्सेप्ट को मैं अगर गुस्से में रख दूं, यही जो बात मैं आपको बोल रही हूँ, अपना ओपिनियन डिफरेंट तरीके से रख दूं, तो आपको लगेगा कि हाँ ये गलत कर रही है। पर मैंने ओपिनियन इतने बेटर तरीके से रखा है कि आपको लग रहा है हाँ सही तो बोल रही है यार, क्या गलत है, नहीं गई तो नहीं गई। तो ये तरीका होता है कि आप बैलेंस कैसे कर सकते हो प्लेजर और पेन में। इसके चार बस हमको मेन पॉइंट्स याद रखने हैं। एक कॉन्सिक्वेंशलिज्म, द टाइटनेस ऑफ एक्शन डिपेंड्स सोली ऑन इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, हमेशा सिचुएशन पे आता है कि ये चीज राइट करनी है यहाँ पे कि रॉन्ग करनी है। हेडोनिज्म, प्लेजर अलोन इज गुड। मैक्सिमाइजेशन, अ राइट एक्शन इज वन दैट क्रिएट्स ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ नेट प्लेजर। यूनिवलरिज्म, एवरीवन्स कॉन्सिक्वेंसेस आर alike.
ठीक है। एक बार मेरे साथ हुआ है, पता नहीं मैंने शेयर किया है कि नहीं, हाँ एक बार किया है शेयर, शॉर्ट में बता रही हूँ। पुणे में आई वॉज ट्रैवलिंग ह्यूज, मतलब बहुत बहुत हैवी रेन, पानी भर गया था, स्टेशन से अपने घर जाना था, इट वॉज मोर देन हाफ एन आवर फार फ्रॉम माई, मतलब ऐसा मेरा फ्लैट और स्टेशन। तो एक ऑटो मिला, ठीक है, ओला नहीं बुक हो रही थी बिल्कुल भी, ऑटो मिला, ऑटो में गई तो ऑटो वाला मुझे पहले एक पेट्रोल पंप पे रोक लिया उसने, तो आई गॉट स्कैर्ड कि यार इतनी बारिश, इतना कुछ हो रहा है, एंड वाई, क्यों ऐसी जगह पे रोका गया, सुनसान जगह, नोबडी इज एनीवेयर, पेट्रोल पंप पे भी सारे आदमी, सुपर स्कैर्ड। छोटी थी मैं, बहुत बहुत डरी हुई है, स्टार्ट कॉलिंग माय फ्रेंड्स ये वो, पर इतनी बारिश थी कि एवरीबडी वाज स्टक, मतलब पुणे वाले, आई कैन नॉट कॉल माय पेरेंट्स क्योंकि वो तो वहाँ कुछ कर पाएंगे नहीं और डर जाएंगे। आई वॉज, और मुझे वहां के रास्ते ऑब्वियसली नहीं पता, लोकेशन फुल चालू थी, मैंने उसको 10 बार पोक किया होगा, यहाँ से क्यों जा रहे हैं हम, यहाँ से क्यों जा रहे हैं, यहाँ से वो, और वो कॉन्स्टेंटली, वो जो मिरर होता है उसमें मुझे वो दिखता जा रहा था, तो मुझे और डर लग रहा था। बारिश, आई वॉज फुल, पूरी गीली, मैंने एक स्टोल ओढ़ा हुआ था वो भी पूरा गीला। व्हेन ही स्टॉप्ड, मुझे उसने अपने फ्लैट में छोड़ा, पर मैं फुल डरी हुई थी तब तक भी, पर मैं पहुंच गई। द वन स्टेटमेंट ही पास्ड, हर आदमी ऐसा नहीं होता, इट मेड गूज बम्स, मतलब मैं वहीं रोने लग गई क्योंकि आई वॉज सो, मुझे अभी भी वो दिन याद आता है, और इट वॉज 9 o'clock एट नाइट, तो रात भी हो चुकी थी। बट ही टोल्ड मी कि मेरी 2 बेटियां हैं तो आप डरो मत, आई सॉ, मतलब वो मुझे उस नजर से देख रहा था, लेकिन वो एक्चुअली केयर और प्रोटेक्टिवनेस से देख रहा था, बिकॉज ही हैज ऑल्सो 2 daughters. I have told these stories, but it's the consequences when I pretend to be कि मुझे सब पता है, यहाँ से क्यों जा रहे हो, वहां से क्यों जा रहे हो, मुझे सब पता चल रहा है, वो मतलब मैं अपने आप को स्ट्रांग दिखाने पर, वो बाप है यार, उसको समझ आ रहा था कि बच्ची डर रही है। तो सिचुएशंस हैं जहाँ पे आप डिफरेंट डिफरेंट एक्शंस लेते हो, बट वो कॉन्सिक्वेंसेज है। मैक्सिमाइजेशन, अ राइट एक्शन इज वन दैट क्रिएट्स ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ नेट प्लेजर, सही एक्शन सबसे ज्यादा प्लेजर देता है। यूनिवर्सलिज्म, एवरीवन्स कॉन्सिक्वेंसेज आर अलाइक, सबके सामने एक तरीके के ही कॉन्सिक्वेंसेज आते हैं, पर राइट एंड रॉन्ग डिफरेंट हो जाता है। आप भी फेस कर रहे हो एग्जाम्स, मैंने भी फेस किए थे, कॉन्सिक्वेंसेज सेम है, मेरे लिए पास होना जरूरी था या मेरे लिए फेल होना वॉज ओके, बट आपके लिए फेल होना बिल्कुल ओके नहीं है, ठीक है। तो ये कॉन्सिक्वेंसेज सेम है, लेकिन राइट और रॉन्ग डिफरेंट है। 4 वर्ड्स हम अभी याद करते हैं। कॉन्सिक्वेंशलिज्म, पहला वाला कि इट्स सोली ऑन कॉन्सिक्वेंसेस, पहला क्या है बच्चे, कॉन्सिक्वेंसेस। दूसरा क्या है, हेडनोजिज्म, हेडोनिज्म यानी प्लेजर इज ऑल्सो गुड, दूसरा क्या है, हेडोनिज्म। तीसरा मैक्सिमाइजेशन, मतलब ग्रेटेस्ट प्लेजर, राइट थिंग ही आपको देगा। और लास्ट क्या है, यूनिवर्सलिज्म। चारों वर्ड्स एक बार बोलो, कॉन्सिक्वेंशलिज्म, हेडोनिज्म, मैक्सिमाइजेशन और यूनिवर्सलिज्म। सेकेंड थ्योरी है डेंटोलॉजिकल, डेंटोलॉजी मतलब अब सेकेंड क्या, जो टेलीलॉजिकल थी और यूलिज्म एक साथ थी, ठीक है। अब सेकेंड थ्योरी है डेंटलिज्म, इसका मतलब ग्रीक वर्ड ड्यूटी, डियोन का मतलब क्या होता है, ड्यूटी। अब एक एग्जाम्पल समझते हैं और इसको खत्म करते हैं। एक कंपनी ने स्किन प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं, ठीक है। जब उसने स्किन प्रोडक्ट्स लॉन्च किए और उसने मार्केट में इसको फैला दिया, मतलब हर शॉप में ये स्किन प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, लोग लेने जाएंगे, देखेंगे कुछ नया स्किन प्रोडक्ट आया, स्किन केयर हो सकती है, मार्क्स हट सकता है, वट। लेकिन उसने क्या किया, तुरंत जैसे ही स्टॉक्स जमा होता गया ना, तुरंत अपने स्टॉक्स को रिकॉल कर लिया। क्या कर लिया, रिकॉल कर लिया, ठीक है। उसको पता है कि उसके प्रोडक्ट सही हैं, उसने उसने बनाए तो उसको लगा सही है, पर उसने रिकॉल किया क्योंकि उसको किसी ने सजेशन दिया कि आपने एक बार एक्सपीरियंस करके देखा डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्किन, आपने अपनी स्किन में किया होगा ऑब्वियसली, एक बार कर लो, तो उसने क्या किया, रिकॉल कर लिए, जस्ट टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर्स, कि किसी को भी अफेक्ट ना हो, मैं चाहता हूँ तो मैं डिफरेंट 10 स्किन पे इसको अप्लाई कर लूंगा। उसका टाइम कॉस्ट गई, उसका मार्केट में कॉम्पिटिटर भी आ सकता है जो लॉन्च करके आगे जा सकता है, हो सकता है वो थोड़ा डिले भी हो जाए जीतने में, ग्रो करने में, पैसे कमाने में, लेकिन उसने अपनी मॉरल ड्यूटी पे पहले ध्यान किया कि यार मैंने तो सिर्फ अपनी स्किन पे देखा है, मेरी तो ऑयली है, बाकी सबकी स्किन डिफरेंट डिफरेंट होती है, तो मुझे एक बार सबको एक्सपीरियंस करा देना चाहिए, मुझे कुछ इन्फ्लुएंसर्स को या कुछ ऐसे एक्सपर्ट्स को, कुछ ऐसे टेस्टर्स को चेक करा लेना चाहिए कि आप एक बार इसको अपने लैब में चेक जरूर कर लो, ठीक है, फॉर बेटर। तो ये उसकी क्या हो गई, मॉरल ड्यूटी। Certain actions are right not due to some benefit to self,
or others but due to the basic nature or rules underlying them. तो इसमें खुद का भी उसका फायदा होगा और कस्टमर्स का भी. फॉर एग्जाम्पल, bribery its very nature is wrong irrespective of its consequences. Similarly, do unto others as you want they do unto you. Human dignity and respect for others. तुम वकील बन गए हो सपोज, कोर्ट कचहरी जाते हो और तुम बिल्कुल फुल ऐसे बने हो कि यार मैं तो एकदम सच्ची वकील बनूंगी, मैं ना किसी से एक्स्ट्रा पैसा लूंगी ना मैं किसी को एक्स्ट्रा पैसा खिलाऊंगी. ठीक है, मतलब मैं बिल्कुल कौन हूँ, सच्ची वकील. अब जब आप कोर्ट घुसते हो ना, तो आपकी तो फाइल ही नहीं लगेगी जब तक आप ये पैसे ना दो. मतलब 250 रुपीज, 150 रुपीज, 500 रुपीज, 2000 रुपीज मैक्सिमम, ये आपको खर्चा करना ही पड़ता है. इसको हम बोलते हैं बाबू का खर्चा. बट आप सच्चे हो, आप नहीं करोगे तो आपकी फाइल ही नहीं लगेगी, तो क्लाइंट खुश रहेगा क्या? कर ही नहीं पा रही है, केस ही नहीं लग पा रहा है, अभी तो वो वहाँ इतना कॉम्पनसेशन लेना है लेकिन केस ही नहीं लग पा रहा है. आपकी फाइल लग ही नहीं पाएगी जब तक आप ये खर्चे नहीं करोगे. तो ब्राइबरी तो करनी पड़ेगी ना. आपका इंटेंशन है ब्राइब करने का किसी को, नहीं, लेकिन अब ये बेसिक कल्चर है कि ये खर्चे तो करना है, ये प्रोसेस का पार्ट है जो आपको करना ही पड़ेगा. तो समटाइम्स ब्राइबरी इजंट रॉन्ग. ठीक है, क्योंकि आपने उसको 250 दिए तो उसने आपकी एप्लीकेशन अंदर कर दी, फिर आगे 150 और दिए तो एप्लीकेशन फटाफट साइन होके बाहर आ गई. चेक होके आएगी, वो अपना काम सच्ची तरीके से ही करेंगे लेकिन उसके खर्चे लेते हैं वो, तो वो खर्चे देने पड़ते हैं. कई जगह पे पापा लोग देते हैं. ट्रेन में जाते हो, 4 बैग्स है, 4 लोग है लेकिन 8 बैग्स है, 10 बैग्स हैं, अटेंडर को देने पड़ते हैं ना पैसे की यार अपने जगह पे रखवा लो. तो वो ब्राइब करना है वैसे, पर करना पड़ता है. ठीक है, ड्यूटीज ऑफ फिडिलिटी याद करो, इसमें कौन कौन सी ड्यूटीज कवर होती हैं. मॉरल रूल्स है, ड्यूटीज ऑफ फिडिलिटी, रिपेरेशन, ग्रेटिट्यूड, जस्टिस, बेनिफिसेंस, सेल्फ इंप्रूवमेंट, नॉन मैलिफाइडनेस, टू कीप प्रोमिसेस बट बोथ एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट एंड टू टेल ट्रूथ. ये हमारी मॉरल ड्यूटी है कि हमें प्रोमिसेस फुल करना है और हमेशा सच बोलना है. रिपेरिएशन, टू कॉम्पनसेट पीपल फॉर इंजरी विच हैव बीन रॉन्गफुली इन्फ्लिक्टेड ऑन देम. अगर स्किन प्रोडक्ट्स हो जाते हैं और अगर किसी की स्किन खराब हो जाती तो उसको कॉम्पनसेशन देना चाहिए. टू रिटर्न फेवर्स दैट अदर्स डू फॉर अस. ठीक है, हमारे लिए किसी ने कुछ किया तो हम उसके लिए जरूर कुछ ना कुछ करते हैं. ये हमने मॉरली तो सीखा है ही, पर कॉर्पोरेट गवर्नेंस कंपनी में भी सीखना चाहिए. जस्टिस, टू इंश्योर दैट गुड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू पीपल्स मेरिट. तुम्हें प्रॉफिट से ज्यादा लोगों का फायदा हो, पहले प्रायोरिटी ये देनी चाहिए. बेनिफिट, beneficence, do whatever which can improve the condition of others. Duties of self to improve our own condition with respect to virtue and intelligence. तो अभी हम अपने माइंड को ब्रश अप करते रहते हैं अदर पर्सपेक्टिव से. और टू ड्यूटीज ऑफ नॉन फेलियंस टू अवॉइड इंजरी टू अदर. सेम चीज है लेकिन हमको ये वर्ड्स याद करने पड़े. ये तुमको समझ आ जाता है. पहला वर्ड बोलो ड्यूटीज ऑफ फिडिलिटी, ड्यूटीज ऑफ फिडिलिटी. दूसरा ड्यूटीज ऑफ रिपेरिएशन. फिर तीसरा ड्यूटीज ऑफ ग्रेटिट्यूड, फिर जस्टिस, उसके बाद सेल्फ इंप्रूवमेंट, उसके बाद नॉन. इससे पहले 4 वर्ड याद कराए थे, कॉन्सिक्वेशनलिज्म, हेडोनिज्म, मैक्सिमाइजेशन और यूनिवर्सलिज्म. ठीक है, अभी मैंने क्या क्या याद कराया, फिडिलिटी, रिपेरिएशन, ग्रेटिट्यूड, जस्टिस, बेनिफिसेंस, सेल्फ इंप्रूवमेंट और नॉन मैलिफिसेंस. ठीक है, ये पढ़ लिया था कॉन्सेप्ट ऑफ ये. अब हमको चालू करना है कंटेम्पररी डेवलपमेंट्स इन इंडिया. अभी तक कॉन्फ्रेंसेस देखी कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेके, सस्टेनेबिलिटी को लेके, सीएसआर को लेके, कौन कौन सी कॉन्फ्रेंस. अब हमको देखना है कि डेवलपमेंट्स क्या क्या किया उन्होंने कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेके इंडिया में. ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बच्चे वो आपको मैंने बोला था एक बार रीड करना. ये क्वेश्चन में शॉर्ट नोट से जरूर आते हैं. जितने डेवलपमेंट्स है, कितने पेजेस हैं, आई थिंक 5 है, 4 या 5, 4 है. ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से डायरेक्ट एक कोई का शॉर्ट नोट आ सकता है. हाँ, ये डेवलपमेंट वाला. कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक्सेप्टेंस बाय द मैनेजमेंट of the inalienable rights of shareholders as true owners of the corporation and their role as trustee on behalf of the shareholders. It is about commitment of values, about ethical business conduct, and about making the distinction between the personal and corporate funds in the management. जो शेयर होल्डर्स ने लगाया है और जो कॉर्पोरेशन को मैनेज करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठे, वो सब एथिकली काम करें फॉर ओनर्स. मतलब कि हम करते हैं, शेयर होल्डर्स पैसा लगाते, बड़ी बड़ी कंपनीज डिविडेंड नहीं देती, प्रॉफिट खुद खा जाती है, पर आपको प्रायोरिटी देनी चाहिए, एथिकली काम करना चाहिए. अगर उनका हक बनता है डिविडेंड देने का तो दो.
ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट मार्क करो, NR नारायण मूर्ति कमेटी ने दी है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस कॉन्स्टिट्यूटेड बाय सेबी। इनिशिएटिव टेकन बाय इंडियन गवर्नमेंट 1991, जिसमें लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन आया था, बचपन से हम सुन रहे हैं, ठीक है। लेड इंडिया टू इनिशिएट रिफॉर्म प्रोसेस इन ऑर्डर टू सूटेबली रिस्पॉन्ड द डेवलपमेंट टेकिंग वर्ल्ड ओवर। अब इसमें कुछ कुछ आया है, एक कैडबरी कमेटी रिपोर्ट मार्क करो, the Confederation of Indian Industry CII, Association Chamber of Commerce and Industry and SEBI constituted the committee recommendation initiatives in corporate governance। तीन लोगों ने इनिशिएटिव लिए, कौन कौन? एक तो कैडबरी कमेटी रिपोर्ट, फिर कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री और एसोसिएशन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और सेबी। कौन कौन हो गए आशी, कौन कौन हो गए? कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, एसोसिएशन ऑफ चेंबर एंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और सेबी। क्लियर है? अब पहला है डिजायरेबल कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड, कुमार मंगलम बिरला कमेटी, टास्क फोर्स कॉर्पोरेट एक्सेलेंस थ्रू कॉर्पोरेट गवर्नेंस और नरेशन। तो सपोज ये 5 हम पढ़ रहे पहले, सब में कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात होगी, ठीक है। स्मार्ट स्टडीज करो इंस्टेड ऑफ गोइंग डीप स्टडीज, ठीक है। सब सारे डेवलपमेंट्स किसके? कॉर्पोरेट, मतलब हमको कहीं ना कहीं ये बात करनी है कि इंडिया में कॉर्पोरेट गवर्नेंस को इन्होंने इनिशिएटिव लिया था, इंडिया में कॉर्पोरेट गवर्नेंस को डेवलपमेंट की बात की थी, इंडिया में कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर कुछ नया लेके आए हैं। तो ये बेसिक 3 लाइंस जो आप पुट कर सकते हो। तो नाम आ गया जैसे डिजायरेबल कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड, नाम क्या आया? डिजायरेबल कॉर्पोरेट गवर्नेंस अ कोड। अगर एक कोड आया है इसके रिगार्डिंग, तो किसके लिए आया है? कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए। तो इनका इनिशिएटिव है, इन्होंने इंडिया में इंडिया की इकोनॉमी बढ़ाने के लिए, यहाँ कॉर्पोरेट गवर्नेंस को प्रमोट करने के लिए एक इनिशिएटिव लिया था डेवलपमेंट के लिए। ये बेसिक चीज हो गई। टुक अ स्पेशल इनिशिएटिव ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस, सब जगह ये पॉइंट हम लिख सकते हैं। फर्स्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ इनिशिएटिव इन इंडियन इंडस्ट्री। Objective was, देखो सेम चीज, develop and promote a code of corporate governance to be adopted and followed by Indian companies। क्या कुछ अलग सा लिखा है याद करने के लिए? नहीं। Whether in private sector, public sector, bank, financial institution and all for corporate entities। बस इतना याद करना है। आपको मैंने इनिशिएटिव बता दिया, आपको मैंने प्रमोशन और डेवलपमेंट बता दिया, सेक्टर याद कर लो। अगर अ कोड पूछता है, डिजायरेबल कॉर्पोरेट गवर्नेंस अ कोड, कौन कौन से सेक्टर्स के लिए है? वेदर इट्स अ प्राइवेट, पब्लिक, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और ऑल ओवर द कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंटिटीज, कॉर्पोरेट एंटिटीज जो भी है, प्राइवेट, पब्लिक, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। इससे क्या होगा? आंसर लगेगा कि वहीं से ही लिखा है। ये स्मार्ट स्टडीज हो गई। नेक्स्ट देखो, कुमार मंगलम बिरला कमेटी, ये किसने बनाई है? सेबी ने। वो वाली कौन सी थी? फर्स्ट इंस्टीट्यूशन था। कुमार बिरला किसने बनाई है? सेबी ने। कब बनाई है वो छोड़ दो, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ कुमार मंगलम बिरला। ये तो नाम वो आपको देंगे, तो आपको नाम नहीं याद करना है। फिर से, टू प्रमोट एंड रेज स्टैंडर्ड्स ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस, तो आपको पता है, आप डेवलपमेंट वर्ड भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। द रिपोर्ट ऑफ कमिटी वाज द फर्स्ट फॉर्मल एंड कॉम्प्रिहेंसिव attempt to evolve corporate governance code in the constant of prevailing conditions of corporate governance Indian companies as well as state and capital markets at that time। इसमें देखो, और लिस्टिंग अग्रीमेंट बस मार्क कर लो। कुमार मंगलम बिरला कमेटी कौन लाया? सेबी लाया। क्या करने लाया? कॉर्पोरेट गवर्नेंस का डेवलपमेंट और स्टैंडर्ड्स लाने के लिए। मेन लाइन याद करो, इन्होंने क्या किया? एक कॉम्प्रिहेंसिव अटेम्प्ट किया टू इवॉल्व अ कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, टू इवॉल्व अ कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, और एक लिस्टिंग अग्रीमेंट लाए थे। सिर्फ 2 वर्ड याद करने, टू इवॉल्व अ कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस और लिस्टिंग अग्रीमेंट, ठीक है। अब मैंने तुमसे अगर पूछ लिया कुमार बिरला कमेटी किसने लॉन्च किया? सेबी ने। कमेटी क्यों बनी? टू प्रमोट एंड ब्रिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, टू इवॉल्व, कॉम्प्रिहेंसिव अटेम्प्ट टू इवॉल्व कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, और एक और वर्ड याद करो, लिस्टिंग अग्रीमेंट। तुमको दोबारा इसमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, अब भी अपन रिवाइज कर लेंगे। फिर 2000 में आया टास्क फोर्स ऑन कॉर्पोरेट एक्सीलेंस थ्रू गवर्नेंस। फिर से इसको कौन लाया? MCA, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, जिसको पहले हम क्या कहते थे? डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर्स। अभी क्या कहते हैं? MCA, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। MCA में ही आपका पूरा बिजनेस चलेगा, तो इसको पता होना चाहिए। अब ये अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ किसके गए? संदीप रेड्डी, सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर्स। अब ऊपर कुमार मंगलम वर्ड याद किया था, यहाँ पे याद कर लो कौन सा?
संदीप रेड्डी, संजीव रेड्डी, कौन सा नाम? संजीव रेड्डी. The group was given an ambitious task of examine ways of operationalize the concept of corporate excellence on sustainable basis. तो ये जो उसमें लिखा है हेडिंग में वही बताना है, corporate excellence through governance. तो corporate excellence कोर्ट का टास्क दिया था on sustainable basis. So far as sharpen the Indian global competitive edge and to further develop corporate culture in the country, task force corporate set up by the group produced a report containing a range of recommendations raising the corporate standards among all companies. It's also just setting up a center of corporate. अब मेरी एक बात सुनो, अगर बोला टास्क फोर्स ऑन कॉर्पोरेट एक्सीलेंस थ्रू गवर्नेंस, वर्ड क्या दिखना है? कौन लाया था इसको? एमसीए के अंदर, जिसको एमसीए को पहले क्या कहते थे? डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर्स. अभी क्या कहते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट. किसके चेयरमैनशिप में बना था? संजीव रेड्डी. उसके बाद कॉर्पोरेट एक्सीलेंस, कॉर्पोरेट के स्टैंडर्ड्स रेज के, कॉर्पोरेट का डेवलपमेंट किया एंड ऑल ओवर द कंपनीज, और सजेस्टेड अ सेंटर ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कॉर्पोरेट एक्सीलेंस. क्लियर है? तो सेंटर संजीव रेड्डी और एमसीए, और इसके बाद डेवलपमेंट ऑफ ये एम्बिशियस टास्क दिया था उन्होंने, जिसमें कॉर्पोरेट जो नाम लिखा है वही वही को ही एक अपन को थोड़ा एलैबोरेट करके लिख लेना है. अगर संजीव रेड्डी लिखा, एमसीए लिखा, तो हाँ सजेस्टेड आंसर जैसा है. बाकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक्सप्लेन कर दिया कि उसके स्टैंडर्ड्स लाना, उसको डेवलप करना है, उसको प्रमोट करना है, जो हमने पढ़ा है, और मेन एक्सीलेंस पे फोकस कर देना. क्लियर? नेक्स्ट 2000 नरेश चंद्र कमिटी. अब इन्वॉल्विंग हैंड इन ग्लोव रिलेशनशिप बिटवीन ऑडिटर एंड कॉर्पोरेट क्लाइंट. इसमें वर्ड याद कर लो, ऑडिटर और कॉर्पोरेट क्लाइंट का रिलेशनशिप कैसे होगा. वो ऑडिट क्या करता है? कंपनी को ऑडिट करता है. क्लाइंट उससे चिढ़ सकता है ना, यार तुम तो हमारे यहाँ बिल्कुल फ्लॉज निकालते ही जा रहे हो, देते ही जा रहे हो इतने सारे एरर्स. तो ये इन दोनों का रिलेशनशिप कॉर्पोरेट गवर्नेंस थ्रू हैंड इन हैंड चल सके, वो उसको सजेस्ट किया किसने? नरेश चंद्र कमिटी ने. द स्कैम्स इन्वॉल्विंग द फॉल ऑफ कॉर्पोरेट जायंट्स इन यूएस लाइक WorldCom, Quest, Global Crossing, Xerox and other consequent enactments that stringent Sarbanes-Oxley Act in USA were some factors which led Indian government to wake up in the year 2000. Naresh Khanna were appointed to examine and recommend inter amendments involving auditor-client relationship and role of independent director. दो चीजें अब याद कर लो, ऑडिटर और क्लाइंट का रिलेशनशिप और रोल ऑफ. क्यों आया ये? क्योंकि यूएस में क्या हो रहा था? दिक्कत जाती. सम कॉन्सिक्वेंसेस, सम स्ट्रिंजेंट, सम स्कैम्स हैपनिंग इन यूएस. इसके लिए नरेश चंद्र कमिटी ने क्या लॉन्च किया? रिपोर्ट लेके आया. रिपोर्ट ऑन ऑडिटर एंड क्लाइंट का रिलेशनशिप और रोल ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. क्लियर है? पहला क्या पढ़ा? मैं नाम देती हूँ, ठीक है. डिजायरेबल कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड, उसमें मैंने क्या याद कराया? फर्स्ट इंस्टीट्यूट. दूसरा कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है ये? प्राइवेट, पब्लिक, बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. ठीक है. फिर दूसरा मैंने पढ़ाया कुमार मंगलम कमेटी. किसने बनाया इसको? सेबी ने. ये भी सब कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कॉम्प्रिहेंसिव अटेम्प्ट, ये वो. और क्या लाया? ये एक लिस्टिंग अग्रीमेंट. ठीक है. उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया नरेश चंद्र कमेटी, है ना? नहीं, टास्क फोर्स कॉर्पोरेट एक्सीलेंस गवर्नेंस. ये कौन लाया? डीसी है. अभी क्या बोलते हैं इसको? एमसीए. किसके अंडर में? संजीव रेड्डी. कॉर्पोरेट गवर्नेंस के एक्सीलेंस को प्रमोट किया, स्टैंडर्ड्स आए और ऑल ओवर द कंपनीज को बोला लगेगा. ठीक है. सेंटर लेके आए. और नरेश चंद्र कमेटी, नरेश चंद्र कमेटी ने क्या लेके आया? रिलेशनशिप बिटवीन. ठीक है. तो अमेंडमेंट्स ऑफ लॉ इन रिलेशनशिप बिटवीन ऑडिटर एंड क्लाइंट एंड रोल ऑफ इंडिपेंडेंट. ऐसा क्यों लेके आए? क्योंकि क्या हो रहे थे? स्कैम्स हो रहे थे. कहां पे? यूएस में. अब वो स्कैम्स एक दो याद कर लो. वर्ल्डकॉम और जेरोक्स याद कर लो. कौन कौन से? सच एज वर्ल्डकॉम और जेरोक्स. सच एज वर्ल्डकॉम और जेरोक्स. NR नारायण मूर्ति कमेटी, ये ऊपर भी पढ़ाना हमने. ठीक है. NR नारायण मूर्ति कमेटी. सेबी ने एनालाइज किया द स्टैटिस्टिक्स ऑफ कंप्लायंस विद क्लॉज 49 बाय लिस्टेड कंपनीज एंड फेल्ट दैट देयर वाज अ नीड टू लुक बियॉन्ड द mere statements and procedures if corporate governance was to be made effective in protecting the interest of investors. अब NR मूर्ति क्यों लेके आया? ऐसे सिस्टम्स और प्रोसीजर्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस जिससे किसका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो सके? इन्वेस्टर्स का. ऐसे प्रोसीजर्स और ऐसे सिस्टम्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस के कि वो इतना इफेक्टिव हो, किसका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो सके? इन्वेस्टर का. क्या लेके आए? और सिस्टम्स जो इफेक्टिव हो किसके लिए? कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए, जिसमें किसका इंटरेस्ट हो? इन्वेस्टर्स का. ठीक है.
SEBI thereof constituted committee and the chairman of NR for reviewing the implementation of corporate governance by listed companies and issue revised clause 49 based on its recommendation. लिस्टेड कंपनीज के लिए है ये, ठीक है। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस लिस्टेड कंपनी में इफेक्टिव हो, इंटरेस्ट इन्वेस्टर्स का प्रोटेक्टेड हो, ऐसे सिस्टम और प्रोसीजर्स लेके आए हैं, ठीक है। याद हो क्या? अब क्या होता है ना, कुमार बिरला और NR नारायण मूर्ति, इनमें कंफ्यूजन हो सकता है। तो जहां लिखा है कुमार बिरला, वो भी क्योंकि सेबी से आया है, उसमें मार्क करो सेंटर, उसमें भी क्लॉज 49 और लिस्टिंग अग्रीमेंट की बात कही है, इसमें भी, तो उसमें उसी को ही अमेंड किया गया। तो ये दोनों हैंड इन हैंड हैं, ठीक है। जो कुमार बिरला है वो भी सेबी लेके आया है, लेकिन उसमें क्या है कि वो एक इवॉल्व लेके आया, बस एक नया कॉर्पोरेट गवर्नेंस। उसी को एनहांस करके कौन लेके आया? नारायण मूर्ति, जिसने देखा कि सिस्टम और प्रोसीजर की जरूरत है फॉर प्रोटेक्टिंग द इन्वेस्टर्स, और हाँ क्लॉज 49 को इसने भी इम्प्रूव किया है, इसने उसमें रिकमेंडेशंस दिए हैं। फिर जे ईरानी भी सुना है हमने कंपनी लॉ में, जे ईरानी कमिटी ऑन कंपनी लॉ। इसने क्या किया, ये एक डायरेक्टर है टाटा सन्स विच एडवाइजिंग द गवर्नमेंट ऑन प्रपोज रिविजन ऑफ द कंपनी। तो पहला कौन सा एक्ट था हमारा? 1956। अब कौन सा है? 2013। ये अमेंडमेंट्स के लिए किसने कमेंट किया था सबसे पहले? जे ईरानी ने। with the object to have simplified compact law that would be able to address the change in taking place in national and international scenario, enable adoption of internationally accepted best practices as well as adequate flexibility for time evaluation, new arrangement and response. The committee recommended effective measures to be initiated for protecting the interest of stakeholders, investors, including small investors through legal basis, sound corporate governance practices. इसमें इधर पे स्टार मार्क करो और मैं तुमको ये याद करा रही हूँ, ठीक है। जो हमारा जे हिरानी कमेटी है, ठीक है, वो कंपनी लॉ के बेसिस पे है। कंपनी लॉ पहले क्या था? 1905। उसने क्या बोला? इसको अमेंड कर दो। क्या बोला? 1956 को अमेंड कर दो। ऐसा अमेंडमेंट लाओ, ऐसा कॉम्पैक्ट मतलब एक लॉ, एक यूनिक लॉ जिसमें इंटरनेशनल और नेशनल सिनेरियो कवर हो। क्या कवर हो? इंटरनेशनल और नेशनल सिनेरियो। ये कमिटी ने क्या रिकमेंडेशंस दिए? ये कमिटी ने बोला इफेक्टिव मेजर। क्या लेके आओ? इफेक्टिव मेजर प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स, स्टेक होल्डर्स, स्मॉल इन्वेस्टर्स, जिसमें ये नई चीज लेके आए थे वेरियस स्टेक होल्डर्स के लिए। क्या कमिटी बनाई थी? अपन ने पढ़ी थी स्टेक होल्डर कमिटी। ये किसने कमेंट किया है? जे हिरानी ने, कि एक स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी बनाओ जिसमें ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर हो कि उनको ये कमिटी बनानी है टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द सेम। देखो फिर से जे हिरानी कमिटी लॉ क्या बोला? क्या अमेंड करो? 1956 से लॉ को अमेंड करो। ऐसा कॉम्पैक्ट लॉ बनाओ जिसमें इंटरनेशनल और नेशनल सिनेरियो दोनों कवर हो। क्या रेकमेंड कर रहा है? इफेक्टिव मेजर्स फॉर प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स, इन्वेस्टर्स और स्मॉल इन्वेस्टर्स। और एक कमिटी रेकमेंड कर दी, कौन सी बनानी है? स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी फॉर प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट। किसकी ये कमिटी बनाने की ड्यूटी किसकी है? डायरेक्टर्स की। अब इसको अगर आपने ओन वर्ड्स में भी, मतलब बेसिक इंग्लिश में भी, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी आपसे, ठीक है। जनरल है, जनरली ही लिखना है हमको। पहली एक बार फिर से बस मैं पूछती हूँ, शॉर्ट में बताना। डिजायरेबल कॉर्पोरेट गवर्नेंस, अ कोड कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेके फर्स्ट इंस्टीट्यूट है प्रमोट डेवलप स्टैंडर्ड्स, और किस किस को कवर होता है? पब्लिक, प्राइवेट, बैंक्स। वेरी गुड। कुमार मंगलम बिरला कमेटी किसने बनाई है? सेबी ने। और क्या बोला? एक लिस्टिंग अग्रीमेंट, ठीक है, लिस्टिंग अग्रीमेंट बनाना, क्लॉज 49, ठीक है, इवॉल्व कर दो कोड को। इसी का ही अमेंडमेंट, इसी का अमेंडमेंट किसने रिकमेंडेशन किया? NR नारायण मूर्ति। उसने भी क्लॉज 49 में रिकमेंडेशन दी और क्या बोला? प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ सिस्टम्स एंड प्रोसीजर फॉर प्रोटेक्टिंग द, ऐसा इफेक्टिव कॉर्पोरेट गवर्नेंस की उनका। वेरी गुड। फिर नरेश चंद्र, नहीं, टास्क फोर्स ऑन कॉर्पोरेट एक्सीलेंस, जिसने किसने बनाई है? DCA। अभी क्या बोलते हैं उसको? MCA। कौन के चेयरमैनशिप है? संजीव रेड्डी। बहुत अच्छे। उसके बाद इसने बस क्या बोला? क्या लेके आओ? कॉर्पोरेट का सेंटर एक्सीलेंस का, और उसके ऑपरेशंस को बनाने के लिए एक एक्सीलेंस बनाओ। नरेश चंद्र मूर्ति ने क्या बोला? रिलेशनशिप बिटवीन ऑडिटर एंड क्लाइंट एंड रोल ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ठीक है, रोल ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इसने क्यों ऐसा बोला? क्योंकि क्या हो रहे थे? स्कैम हो रहे थे। दो स्कैम याद कराए, वर्ल्ड क्वेस्ट, वर्ल्ड कॉम और
जे ईरानी सबको याद हो गया, कंपनी लॉ का अमेंडमेंट, और फिर स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी। फिर CII जो ऊपर पड़ा था ना, इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट कॉन्फेडरेशन वाला, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, यहाँ पे वही है वो। ठीक है, ये इसने क्या बोला, इट्स रिपोर्ट सजेस्टेड वॉलंटरी रिकमेंडेशन इंडस्ट्री टू अडेप्ट। अगर करना है सीजी के कुछ आपको कंप्लायंसेस तो CII के ले लो। ठीक है, क्या दिया CII ने, वॉलंटरी रिकमेंडेशन। क्या दिया CII ने, वॉलंटरी रिकमेंडेशन। फिर कॉर्पोरेट गवर्नेंस वॉलंटरी गाइडलाइंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस वॉलंटरी गाइडलाइंस में आया इंस्पायर्ड बाय इंडस्ट्री रिकमेंडेशन, जिसमें MCA ने 2009 में रिलीज की थी सेट ऑफ, सही में MCA अभी भी यूज करते हैं लोग, वॉलंटरी गाइडलाइंस ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस। सबसे पहले इसको किसने लॉन्च किया, MCA ने। ये एक यूनिक चैलेंज है इंडियन इकोनॉमी टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ द फैक्ट ऑफ ऑल एजेंसीज टू कोलैबोरेट together to ensure that business flourish and even they contribute to the wholesome and inclusiveness of development of the country। अगर सब ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस, क्योंकि MCA ने बोल दिया तो सारी कंपनीज फॉलो करेंगी ना, सारी कंपनीज हो गई फॉलो, तो हमारी कहीं ना कहीं कंट्री का डेवलपमेंट हो जाएगा। उसके बाद द गाइडलाइंस एम्फसाइज द रिस्पांसिबल बिजनेस अलोन विल बी एबल टू हेल्प इंडिया टू मीट इट्स एम्बिशियस गोल इंक्लूसिव सस्टेनेबल ऑल राउंड डेवलपमेंट। इट्स अर्ज टू बिजनेस, मार्क करो, ट्रिपल बॉटम लाइन अप्रोच, जिसमें फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैन बी हार्मोनाइज विद द एक्सपेक्टेशन ऑफ सोसाइटी, एनवायरमेंट एंड मेनी स्टेक होल्डर्स इन द सस्टेनेबल। अब मेरे साथ याद करो, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के वॉलंटरी गाइडलाइंस किसने दिए थे, MCA ने। ये क्यों दिए थे, ताकि सारे बिजनेस एक साथ कोलैबोरेट करें, एक साथ काम करें और कंट्री का डेवलपमेंट करें। ठीक है, कंट्री के डेवलपमेंट करने के लिए अगर वो ये वॉलंटरी गाइडलाइंस फॉलो करते हैं तो हम एक साथ कंट्री के जो एम्बिशियस गोल्स हैं वो अचीव कर पाएंगे। इसमें कौन सा अप्रोच आया, ट्रिपल बॉटम लाइन। ट्रिपल बॉटम लाइन कहता है जिसमें फाइनेंशियल अप्रोच भी हार्मोनाइज करेगा किससे, expectations of society, environment and many stakeholders in a sustainable manner। फिर से एक बार, कॉर्पोरेट वॉलंटरी कॉर्पोरेट गवर्नेंस की गाइडलाइंस किसने दी, MCA ने। क्यों दी, बिजनेस क्या करें, कोलैबोरेट करें और कंट्री का डेवलपमेंट करें। अगर ये साथ में काम करेंगे तो कंट्री का एक कौन सा गोल अचीव हो पाएगा, एम्बिशियस गोल, द अल्टीमेट गोल हम अचीव कर पाएंगे। इसमें कौन सा अप्रोच आया था, ट्रिपल बॉटम लाइन, जिसमें उसने क्या बोला, फाइनेंशियल टू सोसाइटी, एनवायरमेंट और मेनी स्टेक होल्डर इन अ सस्टेनेबल मैनर। एक लास्ट पढ़ते हैं फिर ब्रेक देती हूँ। 2010 वाला नास्कॉम रिकमेंडेशन, ऊपर पड़ा था नास्कॉम, नेशनल एसोसिएशन ऑफ, अच्छा यहाँ पे नेशनल सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज, तो स्पेसिफिकली सर्विसेज कंपनीज के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस और एथिक कमेटी बनाने को बोली। ठीक है, फिर 2012 से अपन 2 मिनट रुक के करते हैं, अब थोड़ा ही बचा है 2020 तक, याद हो गए ना। अब इस बाकी सारे जो है ना वो और इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि उसमें पॉइंट्स दिए हुए, तो आंसर के लिए वो अच्छा बनाएंगे ना इसको। 5 मार्क का आंसर, 10 पॉइंट आपको लिखना है। 5 मिनट का ब्रेक, मैं भी पानी पी के आती हूँ। नेक्स्ट है सेबी LODR, हमको भी पता है यार, लिस्टिंग और ऑब्लिगेशंस एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स क्यों लेके आए, क्यों बताना है हमको सब, पहले भी 2 रह गए क्या, अच्छा चलो पहले ये पढ़ लेते हैं। डिस्क्लोजर क्यों करने होते हैं हमें, ट्रांसपेरेंसी के लिए, अकाउंटेबिलिटी। तुमने पैसे लगाए ना, तुम पता तो तुमको कि किया क्या हमने तुम्हारे पैसों का, तो ये एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस का पार्ट है कि आप ये कंप्लायंस रिक्वायर्ड, हमने रेगुलेशन बना दिया इस चीज का, तो ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट इन इंडिया है कि LODR का कंप्लायंस आपने किया तो आपने कॉर्पोरेट गवर्नेंस फॉलो किया, ये हमने डेवलपमेंट कर रखा है। विद द व्यू टू कंसोलिडेट स्ट्रीमलाइन द प्रोविजन अर्स्ड बाय लिस्टिंग एग्रीमेंट्स ऑफ डिफरेंट सेगमेंट ऑफ कैपिटल मार्केट प्रोविजन पर्टेनिंग टू लिस्टेड एंटिटीज, सेबी ने नोटिफाई किया LODR 2015 for listed entities having listed designated securities on recognized stock exchange, मतलब उन्हीं को फॉलो करना है जो लिस्टेड है, जिनके शेयर्स recognized stock exchange में चल रहे हैं। ये बेसिकली प्रोविजन ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इसने हाईलाइट किया है, जो अपने स्टडी मटेरियल में आगे भी है, पर इसने LODR में कॉर्पोरेट गवर्नेंस को हाईलाइट किया। ये जो कमिटी फॉर्म करना, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स, अपन ने एक पॉइंट पढ़ा था, राइट ऑफ शेयर होल्डर, राइट टू स्टेक होल्डर, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रोल ऑफ द बोर्ड, ये सब कॉर्पोरेट गवर्नेंस का पार्ट है। ठीक है, कि आप बेस्ट मैन को अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में रखो, शेयर होल्डर्स के राइट, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के भी राइट्स होने चाहिए, सब कॉर्पोरेट गवर्नेंस का पार्ट है। एक बार 2 ऊपर देखते हैं फिर याद करते हैं। 2012 पॉलिसी ऑन डॉक्यूमेंट ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस। अब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ऊपर किसने दिया था, MCA का एक टास्क फोर्स, नहीं एक पर्सन है, संजीव रेड्डी,
टास्क फोर्स वाले में ही है। संजीव रेड्डी पूछ रही हूँ, संजीव रेड्डी ने एमसीए पे कुछ ना कुछ, एमसीए पे वॉलंटरी गाइडलाइंस दी थी ना, वॉलंटरी गाइडलाइंस वाला कह रही हूँ ना यार मैं। वॉलंटरी गाइडलाइंस एमसीए ने दी थी एक टास्क फोर्स, एक रंजीव रेड्डी था जिसमें तब भी उसने कॉर्पोरेट एक्सीलेंस की बात की थी। फिर एमसीए ने एक और बार वॉलंटरी गाइडलाइंस दी थी। अब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूट कॉन्स्टिट्यूट की एक कमेटी फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी ऑन डॉक्यूमेंट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ये क्या लेके आए, मार्क करो, पॉलिसी। किसके चेयरमैनशिप पे, आदि गोदरेज, विद द प्रेसिडेंट ऑफ आईसीएसआई, हमारे प्रेसिडेंट भी हुआ करते थे ये, मेंबर सेक्रेटरी और convener. The policy documents sought to synthesize the depart elements in diverse guidelines, draw on innovative best practices adopted by specific companies, incorporate current international trends, and anticipate emerging demands on corporate governance and enterprise in various class or scale of operation. इतना पूरा सिर्फ इतना समझो, पॉलिसी लेके आए डाइवर्स कंपनीज के लिए, ठीक है, ताकि हर कंपनी इंटरनेशनल ट्रेंड्स को भी फॉलो कर सके व्हेन इट कम्स टू कॉर्पोरेट गवर्नेंस। क्या याद करना है, पॉलिसी लेके आए फॉर डाइवर्स कंपनीज, बेस्ट प्रैक्टिस फॉलो करे टू मीट द इंटरनेशनल ट्रेंड्स। पॉलिसी किस में लेके आए, कॉर्पोरेट गवर्नेंस फॉर डाइवर्स कंपनीज टू मीट इंटरनेशनल ट्रेंड्स, बेस्ट प्रैक्टिसेस जो जिससे आप अपने डिमांड्स फुलफिल कर सको, अपने ऑपरेशंस बेटर कर सको। ये कमिटी ने एक रिपोर्ट सबमिट की, आर्टिकुलेटेड इन फॉर्म ऑफ 17 गाइडलाइन प्रिंसिपल्स ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कौन है एमसीए का इसमें चेयरमैन, आदि गोदरेज। पॉलिसी डॉक्यूमेंट, नाम से ही समझ आ रहा है, पॉलिसी डॉक्यूमेंट और कॉर्पोरेट गवर्नेंस। पॉलिसी डॉक्यूमेंट किसने दिया, आदि गोदरेज ने। कैसका, जब वो चेयरमैन था कहाँ, आईसीएसआई। और एमसीए में भी तो था ना, एमसीए ने कमिटी फॉर्मुलेट की अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ आदि, आईसीएसआई का प्रेसिडेंट हुआ भी करता था ये, ठीक है, क्लियर है। एमसीए ने एक कमिटी बनाई जिसमें उसने क्या बोला, कमिटी बनाओ पॉलिसी फॉर्मुलेट को अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ आदि गोदरेज, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ आईसीएसआई, ठीक है, बस इतना याद रखो, एज मेंबर सेक्रेटरी। उसके बाद पॉलिसी डॉक्यूमेंट क्यों आया, फॉर डाइवर्स कंपनीज टू हैव द बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ टू मीट द इंटरनेशनल ट्रेंड्स और बेस्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस की प्रैक्टिस। हर जगह वर्ड तो हमको डालना ही है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का। उसके बाद आदि गोदरेज ने अपनी रिपोर्ट में 17 प्रिंसिपल्स बताए सीजी को लेके। फिर 2013 कंपनीज एक्ट, ऊपर उसने बोला था अमेंड करो, तो 2013 में अमेंड हो गया। इट रेडिकल चेंजेस द स्पर ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, जिसमें की इंपैक्ट क्या लेके आए, स्ट्रक्चरिंग, डिस्क्लोजर एंड कंप्लायंस रिक्वायरमेंट, ठीक है। कंपनी लॉ 2013 में जो अमेंड हुआ, 3 क्या रिक्वायरमेंट्स फुलफिल की उसने, स्ट्रक्चरिंग, डिस्क्लोजर और कंप्लायंसेस, ठीक है, स्ट्रक्चरिंग, डिस्क्लोजर और कंप्लायंसेस। फिर सेबी एलओडीआर आपको याद हो गया। अब एक बार 2012 में क्या आया, पॉलिसी डॉक्यूमेंट और कॉर्पोरेट गवर्नेंस, किसने लेके आया, एमसीए ने कमिटी बनाई अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ आदि गोदरेज, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ आईसीएसआई। फिर पॉलिसी डॉक्यूमेंट में कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर और एंटरप्राइजेस लेके कहानी लिखी। कितने प्रिंसिपल्स लेके आए, 17। 2013 में कंपनीज एक्ट आया, उसने 3 रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करी, क्या क्या, स्ट्रक्चरिंग, डिस्क्लोजर और फिर एलओडीआर आया 2015 में। एलओडीआर क्या है, एक रेगुलेशन है जो सेबी लाया फॉर लिस्टेड एंटिटीज, जिनकी सिक्योरिटीज कहाँ लिस्टेड हैं, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में, उनको क्या कंप्लाई करना है, एलओडीआर के रेगुलेशंस जो क्लियरली कॉर्पोरेट गवर्नेंस को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। फिर है उदय कोटक कमेटी। फिर क्या है, उदय कोटक कमेटी, ये 2017 में बनी थी अंडर द चेयरमैन ऑफ सेम उदय कोटक कमेटी। द एम ऑफ, मार्क करो, इंप्रूविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑफ लिस्टेड कंपनीज इन इंडिया। ये भी वही स्टैंडर्ड्स को बढ़ाने के लिए लेके आया, लेकिन ओनली फॉर लिस्टेड कंपनीज, एलओडीआर भी लिस्टेड कंपनीज। अब 1 बाय 1 पॉइंट यूज करते हैं। मनुश्री, पहला पॉइंट पढ़ना, कौन से इश्यूज वो फेस कर रहे थे जब, इसलिए उन्होंने ये सब रिकमेंडेशंस दिए। कौन से इश्यूज थे, पहला वो चाहते थे कि यार एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कंपनी में हो। दूसरा, अमूल्य, भैया आपस में रिश्तेदारों से काम करते हो, इसके डिस्क्लोजर तो हमको देते नहीं हो, आर्म्स लेंथ बेसिस पे करते हो कि नहीं, डिस्क्लोजर तो देना पड़ेगा ना, आर्म्स लेंथ जैसे हम बाहर की दुनिया से करते हैं वैसे ही रिश्तेदारों से काम। पहला हो गया इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, दूसरा रिलेटेड पार्टी, तीसरा नम्रता,
अब अकाउंटिंग और ऑडिटिंग में जो आता था उसके लिए इसने उद्योग कमेटी ने बोला कि ठीक है इश्यूज बताओ, हम रिकमेंडेशन देंगे। मानसी, बोर्ड इवैल्यूएशन यानी बोर्ड जो काम करती है ना उसकी हमको परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करनी पड़ती है कि आप कितना अच्छा काम करो, आप जो प्रैक्टिस करो उससे कुछ इम्पैक्ट पड़ भी रहा है कि नहीं, तो इसको हमें इम्प्रूव करना है ताकि आप इवैल्यूएट करो कि ये काम किया तो ये बेटर हुआ, ये काम किया तो ये खराब हुआ, तो ये काम नहीं करने का। नेक्स्ट स्नेहा। भाई हमको वोट ही नहीं करने देते हो, आधी से ज्यादा चीजें बोर्ड मीटिंग में डिसाइड कर लेते थे, तो हमको ये इश्यूज हैं कि मेजोरिटी क्यों जाता है, वाई 75%, वाई नॉट 50%। दीज इश्यूज जो इन्वेस्टर फेस कर रहे हैं, मीटिंग्स में नहीं आ पाते हैं, प्रॉक्सी का वोट नहीं काउंट करते, ये सारी चीजें हमको इशू है, तो ये इन्होंने डिस्कस किया होगा। फिर पहला क्या था, इंडिपेंडेंट, दूसरा रिलेटेड पार्टी, तीसरा ऑडिट एंड अकाउंटिंग का, फिर चौथा बोर्ड इवैल्यूएशन, फिर इन्वेस्टर्स के इश्यूज वोटिंग को और जनरल मीटिंग को लेके। 5 पढ़ लिया, पहला इंडिपेंडेंट, दूसरा रिलेटेड पार्टी, तीसरा ऑडिट एंड अकाउंटिंग, चौथा बोर्ड इवैल्यूएशन, पांचवा इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करना उनके इश्यूज। फिर पढ़ना आस्था, नहीं डिस्क्लोजर एंड ट्रांसपेरेंसी, कौन से डिस्क्लोज करने हैं कौन से नहीं करने वो भी एक इशू है ना। फिर बस इतने ही हैं, ठीक है। कौन कौन से हो गए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, वेरी गुड, बोर्ड इवैल्यूएशन, इन्वेस्टर्स के इश्यूज और डिस्क्लोजर एंड ट्रांसपेरेंसी और एनी अदर मैटर जो उनको डीम फिट लगता है। ये कौन सी कमेटी ने बोला, उदय कमेटी ने, ये इशू उदय कोटक कमेटी ने ये इश्यूज रेप, तो उसने क्या किया, इंप्रूव किए क्या, स्टैंडर्ड्स ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑफ लिस्टेड एंड द कमिटी वाज रिक्वेस्टेड टू मेक रिकमेंडेशन टू सेबी ऑन फॉलोइंग इश्यूज। उसने लाया क्या, वैसे भी स्टैंडर्ड्स लाया था ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो हमको इंपॉर्टेंट क्या बताना है, इश्यूज बताने जो तुमको याद हो गए हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, रिलेटेड पार्टी, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, इफेक्टिव बोर्ड इवैल्यूएशन, फिर इश्यूज फेस बाय इन्वेस्टर्स, डिस्क्लोजर एंड ट्रांसपेरेंसी और एनी अदर मैटर। फिर द कमिटी सबमिटेड रिपोर्ट टू सेबी, recommendation given in the 11 chapters as फॉलोज। कंपनी लॉ के चैप्टर्स हैं, ठीक है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर कवर होते हैं, तो इसमें उन लोगों ने जो इश्यूज यहाँ यहाँ कवर हो रहे थे उस पे उन्होंने रिकमेंडेशन दी अपनी रिपोर्ट में। पहला चैप्टर कॉम्पोजिशन एंड रोल ऑफ बोर्ड ऑफ, क्योंकि बोर्ड इवैल्यूएशन करना था तो उन्होंने इस पे रिकमेंडेशन दिया। फिर इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंस, क्योंकि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की इंडिपेंडेंस मैटर करती है इसलिए उनकी एक्टिवनेस। फिर बोर्ड कमिटी, फिर एनहांसिंग मॉनिटरिंग ग्रुप कंपनीज, मतलब बड़ी बड़ी कंपनीज क्योंकि इन्वेस्टर्स का इशू है, हम वोट नहीं कर पाते हैं वो। फिर प्रमोटर कंट्रोलिंग शेयर होल्डर एंड रिलेटेड पार्टी तो था। डिस्क्लोजर एंड ट्रांसपेरेंसी वो भी दिक्कत थी, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग वो भी दिक्कत थी, इन्वेस्टर पार्टिसिपेंट मीटिंग ऑफ लिस्टेड एंटिटीज वो भी दिक्कत थी, गवर्नेंस एस्पेक्ट्स ऑफ पब्लिक सेक्टर इसमें भी उन्होंने बोल दिया, लीनियंसी मैकेनिज्म में बोल दिया, कैपेसिटी बिल्डिंग इन सेबी एनहांसिंग कॉर्पोरेट गवर्नेंस लिस्टेड एंटिटी इस पे भी मुद्दा उठा लिया। मतलब कि ऊपर जो इश्यूज थे उनको एड्रेस करने के लिए उनकी अपनी रिपोर्ट में उन्होंने ये 11 चैप्टर्स डाल दिए, कुछ उन इश्यूज से रिलेटेड है, कुछ उनके मन से रिलेटेड है। कौन कौन से चैप्टर्स हो गए, कॉम्पोजिशन एंड रोल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, दूसरा इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट, तीसरा बोर्ड कमिटी, चौथा ग्रुप कंपनीज बड़ी कंपनीज, उसके बाद कंट्रोलिंग शेयर होल्डर्स रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, फिर ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग रिलेटेड इश्यूज, उसके बाद इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन मीटिंग इन लिस्टेड एंटिटीज, उसके बाद और लीनियंसी मैकेनिज्म और कैपेसिटी। अब नए क्या क्या है, नए ऊपर तो पढ़े सब, नए हैं एक गवर्नेंस एस्पेक्ट ऑफ पब्लिक सेक्टर कंपनीज, लीनियंसी मैकेनिज्म, कैपेसिटी बिल्डिंग इन सेबी और ये ग्रुप कंपनीज वाला, ठीक है। बोर्ड कमेटी भी नया ही है वैसे क्योंकि ऊपर ऐसा कुछ नहीं था। अब नए कौन कौन से सिर्फ वो याद करो, क्या क्या नया इंक्लूड करना है, ऊपर तो याद हो गए, वो उसके रिलेटेड चैप्टर इंक्लूड कर लेना शॉर्ट में। नया क्या क्या याद करना है, बोर्ड कमेटी, ग्रुप कंपनीज, बोर्ड कमिटीज, ग्रुप कंपनीज, उसके बाद दो तीन और पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का गवर्नेंस, लीनियंसी मैकेनिज्म और कैपेसिटी बिल्डिंग बाय सेबी ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस। 5 चीजें नहीं है, कौन कौन सी, रोल ऑफ ग्रुप कंपनीज, उसके बाद पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का गवर्नेंस, लीनियंसी मैकेनिज्म, कैपेसिटी बिल्डिंग, ठीक है। लीनियंसी में जितना मैकेनिज्म कह रहे हैं कि कौन सी चीजें लीनियंट लेनी चाहिए, कौन सी चीजें हाइप, वो उसी के टर्म से रिलेटेड है कि
कोई कई बार ना हम कुछ चीजों को इतनी लीनियंटली लेते हैं, उसका मैकेनिज्म कि वो उसमें अगर किसी को इश्यूज है तो वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस से किस तरीके से रिजॉल्व हो सकता है. In its board meeting on ITNA, after detailed consideration, due to deliberation, accepted several recommendations by Kota committee without any modification, accepted a few other recommendations with certain modifications. अब उसने अपनी रिपोर्ट में 11 चैप्टर दिए, 11 हमने कुछ एज इट इज ले लिया और 11 में से कुछ हमने बोला कि यार इसमें ये ठीक करके तो इसमें ये ठीक करके तो, मतलब विथ मॉडिफिकेशन और विदाउट मॉडिफिकेशन. एज टू टाइमलाइन इंप्लीमेंटेशन एप्लीकेबिलिटी थ्रेशोल्ड एंड अदर्स, मतलब इसको इसके लिए एक टाइमलाइन डालो, इसमें थ्रेशोल्ड डालो. अगर आप कमिटी बोल रहे हो तो वो लिखो, स्टेक होल्डर कमिटी सबको नहीं बनानी है, जिसमें 1000 से ऊपर है वो. तो उन्हें कहीं कहीं बोला मॉडिफाई करो, इसमें थ्रेशोल्ड डालो और इसमें टाइमलाइन डालो. जैसे अगर मैं बोल रही हूँ बोर्ड इवेल्युएशन, तो भाई हर साल 4 मीटिंग करो, इवेल्युएट करो परफॉर्मेंस, अलग से इस चीज की मीटिंग करो, तो ये टाइमलाइन डालना. Some of the major changes accepted related to it, again same चीज है. Increasing what? ट्रांसपेरेंसी, enhanced disclosure requirement. दूसरा क्या? डिस्क्लोजर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स फ्रॉम QIPs और प्रेफरेंशियल. अब उसने बोला इन्वेस्टर्स हैं भाई, बहुत इन्वेस्टर्स, सबके लिए मुद्दा मत उठाओ, मेन QIPs और इनको, क्योंकि ज्यादा पैसा लगाते हैं आपकी कंपनी में, ठीक है. फिर डिस्क्लोजर ऑफ ऑडिटर क्रेडेंशियल, ऑडिट फी भी बताओ हमको वो आपसे कितना पैसा ले रहा है करने के लिए. ऑडिट क्रेडेंशियल यानी ऑडिटर के लॉग इन आईडीज पासवर्ड अगर वो आपकी कंपनी में कुछ यूज कर रहा हो, और रीजन फॉर रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर्स, इसका डिस्क्लोजर देना बहुत जरूरी है. फिर मैंडेटरी डिस्क्लोजर ऑफ एक्सपर्ट्स एंड स्किल्स ऑफ डायरेक्टर्स, तो डायरेक्टर की इंडिविजुअल किस किस चीज के लिए वो अच्छा है वो शेयर होल्डर्स को पता होना चाहिए. मैंडेटरी डिस्क्लोजर्स ऑन कंसोलिडेटेड क्वार्टरली रिजल्ट्स विद इफेक्ट फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 1920. तो अब हमको कौन कौन से आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये LODR में है, हाफ ईयरली रिजल्ट्स भी दो, क्वार्टरली रिजल्ट भी दो और फाइनेंशियल एनुअल रिजल्ट्स भी दो. तो इन्होंने डाल दिया है कि डिस्क्लोजर क्वार्टरली भी अब हमको चाहिए, हर 3 महीने में रिजल्ट्स चाहिए. उसके बाद रीशेपिंग द इंस्टीट्यूट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एनहांसिंग द रोल ऑफ कमिटी ऑफ द बोर्ड. तो जिसमें सब में हमने लिमिट डाल दी, सब में लिख दिया है साल में 1 बार मिलना, सब में लिख दिया साल में 2 बार मिलना, 1/3 और इतना इंडिपेंडेंट जी अपन ने पढ़ा है कमेटी में, तो ये इसने रिफ्रेम करके दिए. सेपरेशन ऑफ ऑफिस ऑफ द चेयरमैन, लीडर ऑफ द बोर्ड, CEO, MDO, सबको नाम दो कि ये इस ड्यूटी के लिए, ये CEO के लिए, आपको थी एक और ऑपरेशंस के लिए, ये फाइनेंशियल के CFO, CEO, CEO, ये सारे नाम देने. ऑगमेंट बोर्ड स्ट्रेंथ एंड डाइवर्सिटी. फिर एनहांस कोरम, ये जो है ना बोर्ड में स्ट्रेंथ और डाइवर्सिटी, मतलब एक ही तरीके के लोग मत डालो, डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेशनल के लोग डालो ताकि डाइवर्सिटी रहे, सबकी एक स्ट्रेंथ बने कि हमारे पास हर तरीके का बंदा एक बोर्ड में है. उसके बाद कोरम एनहांस कर लो. कैपेसिटी ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप्स रखो. एक्सपैंडेड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. एनहांस रोल ऑफ कमिटीज. डाउन स्ट्रीमिंग कॉर्पोरेट गवर्नेंस. इसका मतलब समझ रहे हो, कॉर्पोरेट गवर्नेंस सिर्फ बोर्ड को फॉलो नहीं करना है, आखिरी गार्ड तक को फॉलो करना है. डाउन स्ट्रीमिंग कॉर्पोरेट गवर्नेंस होना चाहिए. एनहांस ऑब्लिगेशन ऑन लिस्टेड एंटिटीज विद रिस्पेक्ट टू सब्सिडीज. सेक्रेटरियल ऑडिट टू बी मैंडेट फॉर लिस्टेड एंटिटीज एंड मटीरियल अनलिस्टेड सब्सिडीज. इतने ही हैं पॉइंट्स, बहुत ज्यादा हो गए. अब शुरू की तो याद हो गए तुमको, 11 चैप्टर्स भी याद हो गए. फिर तुमको अब ये याद नहीं हुआ ना कि मेन मॉडिफिकेशन, और इसको अभी हम लर्न नहीं करते. समझ आ गए ना, हम लर्न कल फ्रेश माइंड से कर लेंगे, कोई बात नहीं, जितना याद हुआ है उतना ठीक है. फिर है सिर्फ देख लेते हैं बस. फिर है इंपॉर्टेंट नेशनल गाइडलाइंस ऑन रिस्पॉन्सिबल बिजनेस कंडक्ट. याद हो तो CSR में भी ये था, ठीक है. ये मिनिस्ट्री ऑफ MCA ने कुछ प्रोनाउंस किया, नेशनल गाइडलाइंस ऑफ रिस्पॉन्सिबल बिजनेस. उसने कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए भी दिए और बिजनेस कंडक्ट के लिए भी दिए. वॉलंटरी गाइडलाइंस फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस दिए MCA ने, और नेशनल गाइडलाइंस ऑफ रिस्पॉन्सिबल बिजनेस कंडक्ट भी दिए हैं. एक बार रीड करना चालू करना स्नेहा यहां से. मतलब कोई थ्रेशोल्ड नहीं है, सबको ये फॉलो करना है. इट इज एक्सपेक्टेड दैट किससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये सारी MNCs से जो इसमें है इन्वेस्ट कर रही है उनको ये फॉलो करना है. फिर बेसिक स्टैंडर्ड्स दिए हैं जो रिस्पॉन्सिबल बिजनेस को फॉलो कर रहे हैं. कौन फॉलो कर रही है? MNC.
ठीक है, किसने दिए हैं? एमसीए ने। और क्या बोला है कि इररिस्पेक्टिव ओनरशिप, साइज, लोकेशन मैटर नहीं करता, सबको ये फॉलो करना है। परी, प्रिंसिपल्स ऑफ नेशनल गाइडलाइंस पढ़ना पहला। सिर्फ वर्ड क्या याद रखना है हमको कि एथिकल ट्रांसपेरेंट अकाउंटेबल और विथ इंटीग्रिटी करना है। ठीक है, नेक्स्ट याद हम कल कर लेंगे, कोई बात नहीं। नेक्स्ट पढ़ना आशी। तो गुड्स एंड सर्विसेज सस्टेनेबल वाले होने चाहिए। नेक्स्ट भी पढ़ना। पहला पॉइंट हो गया विद इंटीग्रिटी और एथिकल एंड ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी। दूसरा गुड्स एंड सर्विसेज सस्टेनेबल मैनर में और वेल बीइंग ऑफ एम्प्लॉइज। फोर्थ पॉइंट आस्था। फिर स्टेक होल्डर्स के लिए तो पहला, अगर मैं बस बोलती हूँ तो मत बोलो, इंटीग्रिटी। दूसरा हो गया गुड्स एंड सर्विस सस्टेनेबल सेव, और उसके बाद एम्प्लॉयज और फिर स्टेक होल्डर्स। नम्रता पढ़ना। बिजनेस को ह्यूमन राइट्स में भी ध्यान रखना पड़ेगा ना। मानसी नेक्स्ट। तो ह्यूमन राइट्स भी आ गए और फिर एनवायरमेंट भी आ गया। अमूल्य सेवेंथ पॉइंट। तो लॉ का कंप्लायंस। ठीक है, फिर मनुश्री। तो ग्रोथ भी चाहिए हमको और डेवलपमेंट भी चाहिए। और लास्ट, बिजनेस शुड एंगेज विद एंड प्रोवाइड वैल्यू टू द कंज्यूमर्स इन रिस्पॉन्सिबल मैनर। मैं बोलती हूँ पहला वाला इंटीग्रिटी से रिलेटेड है, दूसरा वाला गुड्स एंड सर्विसेज, तीसरा एम्प्लॉयज से लिए है, चौथा स्टेक होल्डर्स, फिर ह्यूमन राइट्स, फिर एनवायरमेंट, फिर कंप्लायंसेस, फिर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और फिर लास्ट कंज्यूमर से रिलेटेड है। हम कल याद करेंगे। ठीक है, एक लास्ट बस बचा है, नहीं दो और बचे हैं, कल कर लेंगे, कोई बात नहीं। फ्रेश माइंड से करो, फालतू पढ़ने के लिए कोई वो नहीं है, भारी हो गया बहुत।